चलिए कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? पासेज हो गए थे, किसके पासेज हो गए थे? हिमालय के, मिडिल हिमालय। ठीक है, जा करके थोड़ा बहुत देखा इसको आप लोगों ने मैप में या बुक में? कुछ समझ में आया या कोई कंफ्यूजन? किसको? हाँ, पासेज को मैप पे लोकेट, ठीक बात है, अभी करवा देते हैं। क्या हो गया बिलाल, कुछ कंफ्यूजन है? अच्छा, तो दर्रों को लोकेट करना है तो एक एक करके जो दर्रे हमने पढ़े हुए हैं किस रेंज के ऊपर हैं और किन दो जगहों को जोड़ रहे हैं, तो उनको हमको लोकेट करना होता है। जैसे ये हो गया शायद ना हमारा, मान लो यही की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। हमने एक एक पास बताओ कौन किसको जोड़ रहा है, लोकेट करते हैं। हाँ, रेंज कौन सी हो गई? काराकोरम, यानी कि कहाँ पर होगा? यहाँ पर जहाँ काराकोरम माउंटेन रेंज है, हाँ ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम रेंज है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सी रेंज है? काराकोरम। अब किस किस को जोड़ रहा है ये? हाँ, ले कहाँ पर है? लद्दाख में, यानी कि जो इसके ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ पर ले हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ले हो गया, बीच में काराकोरम है, और इससे क्या कहा जाएंगे हम लोग? चाइना। इस तरीके से हर पास को लोकेट करना होगा। बीच में रेंज है, रेंज के एक तरफ पास होगा, रेंज के दूसरी तरफ जिसको कनेक्ट कर रहा होगा। जो दो प्लेस कनेक्ट कर रहा है वो रेंज के दोनों तरफ होंगे, एक इधर एक उधर। अगला कौन सा है इसी प्रकार? अभी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो एटलस के अंदर ही यहीं पर एक ऐसे जैसे डैम की लाइन बनी होती है ना, ऐसे एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। जोजिला किसको किससे जोड़ रहा है और रेंज कौन सी है जोजिला की? हाँ, तो काराकोरम के बाद है जास्कर, जास्कर में जोजिला बन जाएगा। किसको जोड़ रहा है किससे? हाँ, अब हम एक लेवल और नीचे आ गए हैं, यहाँ पर जास्कर आ गया, तो नीचे है उसके श्रीनगर दक्षिण में, और उत्तर में क्या है? ले। इन दोनों को बीच में कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कई बार बहुत सारे मैप्स में पास के लिए ये साइड लगा मिलता है, ऐसे दो साइड लगे मिलेंगे, ये साइड किसका होगा? दर्रे का या पास का लगा होगा, ठीक है। ऐसे इसका अलग मैप भी बना सकते हैं हम लोग। एक सेपरेट मैप भी आप लोग बना सकते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना, केवल बाकी सब रेंज तो रखना नहीं है, जो बनाना है उसको रखना। पहले हमने बना लिया काराकोरम, हमने बना लिया जास्कर, यहाँ बीच में हो गया हमारा लेह, इधर हो गया, इसको पास किया हम आगे कहाँ पर? चाइना में। इसको पास किया तो हम आ गए श्रीनगर से लेह में। उसके बाद थर्ड, अरे बोलो ना, बोल गए? हाँ, बुर्जुल किस रेंज में है? हाँ, ग्रेटर हिमालय में। पहले हम ट्रांस में थे, फिर हम ग्रेटर में आए थे, फिर हम मिड में आए थे। तो किस रेंज में है ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब किसको जोड़ रहा हो तो ठीक है, पर रेंज कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बुर्जिल हो गया। अब ये सारे लगातार इसके बाद हमको यहीं पर मिलने वाले हैं, ग्रेट हिमालय के अंदर ही, ठीक है। तो बुर्जिल बाकी सब आप एक बार जोड़िएगा तो समस्या हो तो मुझे बताना, ठीक है। बात इतनी सी है कि ये सब जितने भी ये सारे अलग अलग पासेज हैं, इन पहाड़ियों के बीच में इस तरीके से बने हुए, इन पहाड़ियों के बीच में। ऐसा सिक्किम वाले पास की बात करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, और अरुणाचल में एक पास इधर, एक पास इधर, एक पास इधर भी आएगा म्यांमार वाला, ठीक है। यहाँ पर भी उत्तराखंड के एक शिकेला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल में, इस तरीके से जा रहे हैं। फिर दो दर्रे कहाँ पर है? तीन, उत्तराखंड में नीतीला
मानाला, जेलेपला, हाँ सॉरी, लितिला, मानाला, एक और कौन सा है? लिपुलेख, वही लिपुलेख। ठीक है, तो ये तीनों किसको जोड़ रहे हैं? चाइना से जोड़ रहे हैं, अलग अलग रास्ते हैं मानसरोवर में जाने, इस तरीके से लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, पहले बोलना था ना। फोन पे चार्ज पे लगा दूँ, ये काम करता है पॉइंट। आ गया तो कुछ ढाके कैसे पढ़ाई कर पाओगे तुम, लेकर के बैठे रहोगे तुम? अच्छा मैं करूँ, बजना नहीं चाहिए वैसे तो, साइलेंट मैंने पता नहीं किया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पासेज को आप लोग लोकेट करिएगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 रेंज कौन सी है, दूसरा किन दो जगहों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, जो पास बॉर्डर पर होंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेटेजिकली या जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से। एक शब्द होता है भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। सुना होगा आप लोगों ने शब्द, या IR के अंदर सुनेंगे जियो पॉलिटिक्स शब्द के बारे में, भू राजनीति शब्द के बारे में। तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंस होती है ऐसे पासेज की। ठीक है, ग्रेट हिमालय के हो गए थे, मिड हिमालय के हो गए थे। मिड हिमालय में कौन कौन से हो गए हैं बताओ जरा। रेंजेस होंगी अलग अलग। पीर पंजाल में बोलो, हाँ बारामूला हो गया। कहाँ है बारामूला? हाँ जम्मू कश्मीर, बिल्कुल ठीक बात है, लिख लीजिए। सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ झेलम एंड LOC, झेलम नदी नहीं, फॉर्म्ड बाय झेलम एंड सिचुएटेड ऑन LOC, थोड़ा सा गलत बोला, फॉर्म्ड बाय झेलम एंड सिचुएटेड ऑन LOC, झेलम नदी द्वारा निर्मित, LOC पर स्थित, झेलम नदी द्वारा निर्मित, LOC पर स्थित। नेक्स्ट रोहतांग, इसका नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। उसमें लिख लो रोहतांग में धौलाधर रेंज, धौलाधर श्रेणी। अब ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं जोड़ता है, धौलाधर रेंज के अंदर है, भारत के अलग अलग शहरों को जोड़ रहा होता है। एक तरीके से हिमाचल जो है, हिमाचल के अलग अलग शहरों को आपस में जोड़ता है। किस लिए फेमस है रोहतांग? क्या? कैनाल नहीं है, कैनाल नहीं है, वो टनल है बेटा, फर्क होता है टनल और कैनाल में। ठीक है, आप बोल तो ठीक रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर टनल है। कौन सी टनल है? पूरा नाम कौन बताएगा? अटल नाम तो अधूरा है उसका। सुना नहीं है कभी अटल टनल के बारे में? अटल चेनानी टनल करके नाम है उसका, जो दो जगहों को, या रोहतांग चेनानी टनल भी कह देते हैं उसको। ठीक है, या रोहतांग टनल भी कहते हैं। बहुत फेमस है ये, लोग नॉर्मली क्योंकि यहाँ तक इजीली एक्सेसिबल होती है, नॉर्मली जो मनाली गया है तो ज़रा देख लेता है टनल को, वो इसलिए फेमस है वहाँ पर। ठीक है, तो मनाली से फिर ऊपर के सब इलाकों को जोड़ता है आपस में। एक दो और लिख लीजिए जो ईस्ट में है, लिखिए नेक्स्ट दीफू पास, DIFU, दीफू। उसके सामने लिख लो ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना, म्यांमार। हिंदी में लिखिए भारत चीन म्यांमार, भारत चीन म्यांमार सीमा पर मिलन स्थल, या ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं इसको, ट्राई जंक्शन या ट्रिपल पॉइंट। भारत चीन म्यांमार एकदम यहाँ पर है, ये इस जगह पर है
जो यहाँ पे हिमालय जहाँ से बेंड हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र के ठीक ऊपर बना हुआ है। तो इधर इंडिया है, इधर चाइना है, और इधर क्या शुरू हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, तो ट्राई जंक्शन ऐसे शब्द चलते हैं। ट्राई जंक्शन और भी कई फेमस हैं, जैसे बहुत पहले आपने एक ट्राई जंक्शन के बारे में सुना होगा, यहाँ पर क्या, चिकन नेक तो इंडिया में ही है, उसके पास ही ट्राई जंक्शन है वो। ठीक है, कश्मीर इंडिया और चाइना, सॉरी सिक्किम इंडिया और चाइना के बीच में चिकन नेक भी है। चिकन नेक क्या होता है, हाँ मुर्गी की गर्दन, ठीक बात है, नहीं सही कहा है उसने। एक्चुअल में जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है, ये नेपाल है, ये सिक्किम है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ किलोमीटर का ही इलाका है, इसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कह देते हैं या चिकन नेक कह देते हैं। अगर इस पर कोई कब्जा कर ले तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य इंडिया से गायब, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस पर बहुत बार पहले भी कोशिश की गई है कि धीरे धीरे यहाँ पर करके कब्जा बढ़ाया जाए। यहाँ पर बांग्लादेशियों को बसाया गया क्योंकि वो इलीगल अवैध इमिग्रेंट हैं ऐसा करके, तो इसको चिकन नेक कहा जाता है कि भाई ये मुर्गी की गर्दन है एक तरीके से, इसको आप मुर्गी मान लो, ये उसका सर हो गया, खाली इसको कट कर दो तो उसकी गर्दन अलग। ठीक है, मतलब बाकी सर कट जाएगा ऐसा करके। ठीक है, तो ये डोकलाम शब्द सुना होगा आप लोगों ने, 2-3 साल पहले चर्चा में थी, तो डोकलाम यहीं पर ही है। डोकलाम एकदम ट्राई पॉइंट पर है, ट्राई जंक्शन है। एक तरफ सिक्किम है, सिक्किम यानी कि इंडिया, एक तरफ उसके बगल में भूटान है, और ऊपर कौन है, चाइना। ठीक है, चलिए दिफू पास ये हो गया। नेक्स्ट लिख लो पांगसाड, PANGSAD, पांगसाड दर्रा, पांगसाड पास, साड SAD। ठीक है, बिटवीन साउथ अरुणाचल एंड म्यांमार, दक्षिण अरुणाचल और म्यांमार के बीच। तो अब जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर बना हुआ है ये, दक्षिण अरुणाचल और म्यांमार के बीच, बिटवीन साउथ अरुणाचल एंड म्यांमार। नेक्स्ट लिख लीजिए तुजू पास, TUJU, तुजू, कहीं कहीं पर जेड भी लिखा होता है, खाली वो प्रोनाउंसिएशन का इशू है। तुजू दर्रा, बिटवीन इम्फाल ब्रैकेट में इंडिया एंड म्यांमार, इम्फाल भारत और म्यांमार के बीच। और म्यांमार के बीच। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारी वैलीज यहाँ पर पाई जाती हैं, यानी कि घाटियाँ। तो कुछ लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज, प्रमुख घाटियाँ। इंपॉर्टेंट वैलीज, प्रमुख घाटियाँ। पहले लिख लो J&K की वैलीज, मतलब स्टेट्स में 2-3 स्टेट्स में बटी हुई हैं। पहला हो गया जम्मू कश्मीर की घाटियाँ, 2-3 हैं। फेमस केवल कश्मीर घाटी ही है इसमें से, बाकी इतनी फेमस नहीं है। पहला लिख लीजिए मरखा वैली, MARKHA, मरखा वैली, मरखा घाटी। इसका नाम नहीं सुना होगा आप में से कभी किसी ने, ठीक है ना, ये सब ये लद्दाख वाले रीजन में है। दूसरे का नाम थोड़ा बहुत सुना होगा, नुब्रा वैली, नुब्रा, NUBRA, नुब्रा वैली, कभी कभी डिस्कशन में आता ही है। तीसरा है सुरू वैली, SURU। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी। इसमें लिख लो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच, बिटवीन पीर पंजाल किसका हो गया, मिड हिमालय हो गया, है ना, बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालय। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं वो ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में है। तो चूंकि हिमालय के उस तरफ है तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट टेरेन है वहाँ पर, तो वहाँ पर रिहाइश उतनी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर संसाधन उतने नहीं है।
लेकिन ग्रेट हिमालय के इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर हाइट फिर कम हो गई है कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर ज़्यादा रिहाइश है, यहाँ पर वेजिटेशन भी है। ग्रेट हिमालय के उस तरफ वेजिटेशन बहुत ना के बराबर है। लद्दाख में आपको सामान्यतः बहुत वनस्पतियाँ नहीं मिलेंगी, बहुत कम वनस्पतियाँ मिलेंगी। लद्दाख गया है कोई आप में से? जाने का सोचा है किसी ने? तो कुछ सुना उसके बारे में? वहाँ पर नॉर्मली अगर आप लद्दाख जाते हैं, आप लेह पहुँचेंगे तो आपको वो एक दिन तो आपको वहाँ पर अडाप्ट करने में लग जाता है वहाँ के हिसाब से। वो बोलते हैं एक दिन आराम करो यहाँ पर आने के बाद, तुरंत ट्रैवल मत करो, क्योंकि आप एक झटके में, अभी आप थे 2000 मीटर की ऊंचाई पर, आप पहुँच गए अचानक से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एयर प्रेशर भी अलग प्रकार का हो जाएगा, क्लाइमेट भी अलग प्रकार का हो जाएगा। एयर इतनी साफ़ होगी कि धूप आपको लगेगी बहुत तेज़ फील होगी, और जैसी धूप हटेगी बहुत ठंड लगेगी आपको। एक साथ दोनों चीज़ें होती हैं वहाँ पर, गर्मी भी लगती है और ठंड भी, क्योंकि एयर एकदम साफ़ है, तो धूप है तो बहुत तेज़ है, नहीं है तो एकदम नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर अडेप्ट करना पड़ता है। खैर, नेक्स्ट लिखिए हिमाचल की वैलीज, वैली ऑफ हिमाचल। एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, चंबे जाना जरूर, सुने? हाँ 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 हाँ। दिस इज अबाउट चंबा वैली। नंबर 1 चंबा वैली। ये छोटी छोटी घाटियाँ हैं हिमाचल की। इसमें जो फेमस है, कुल्लू के नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो बड़ी फेमस है। हाँ, चंबा वैली। नेक्स्ट लिख लो सांगला वैली। सांगला, बैठिए। सांगला के बाद नेक्स्ट लिखिए कुल्लू वैली। कुल्लू, हाँ। अब जैसे कश्मीर वैली थी वो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में थी, तो हिमाचल में कौन सी यहाँ पर घाटी है, कौन सी रेंज है? धौलाधर। तो ये किसके बीच में है? धौलाधर और ग्रेट हिमालय के बीच में। कुल्लू, सबसे फेमस वैली कुल्लू है यहाँ की। इंडियन टूरिस्ट पहले कुल्लू मनाली ही जाते थे, कोई गया तो शिमला चला गया, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई तो कुल्लू तक चले गए, है ना। अब तो खैर कहीं भी चले जाते मुँह उठा करके। नेक्स्ट लिख लो, एक इसमें फेमस और है कांगड़ा वैली। कांगड़ा रियासत भी थी। कांगड़ा एक आर्ट टाइप है, आप लोगों ने इतिहास के अंदर ही पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है। ऊपर एक लाहुल घाटी भी पड़ती है, लाहुल स्पीति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लाहुल स्पीति। तो लाहुल वैली भी है, वो स्पीति वैली लाहुल वैली पार्ट है एक दूसरे के। चलो नेक्स्ट लिख लो उत्तराखंड। वैलीज ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की घाटियां। सबसे फेमस यहाँ की वैली है जो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है, जो फूलों की घाटी है, अपने आप में पूरा अपने आप में एक नेशनल पार्क है, शानदार जगह है घूमने के लिए, ठीक है। फूलों की घाटी, ठीक है, फेमस यही है। वैली तो बहुत सारी यहाँ पर भी हैं, पर जो फेमस है वो यही है। एक लिख लो नागालैंड में है जुखू घाटी, जुखू वैली। हाँ, जुखू वैली नागालैंड। और एक सिक्किम की फेमस वैली है यूथांग वैली, सिक्किम की है यूथांग, YUTHANG, यूथांग वैली सिक्किम। तो ज़्यादा फेमस कौन सी है? ज़्यादा फेमस है हिमाचल और उत्तराखंड की, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली एक्सेस इजी है, इसलिए। चलो हो गया जुखू और यूथांग। जुखू इज इन नागालैंड, यूथांग इज इन सिक्किम। इसके बाद 2-3 चीजें हैं जो थोड़ा समझने की हैं, लिखने की भी करेंगे। अभी जो हमने हिमालय का डिवीजन किया है, ये हमने किया है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इसका एक डिवीजन ईस्ट टू वेस्ट भी होता है, उस पर चर्चा करेंगे, उसमें डिफरेंस क्या क्या है या क्यों इंपॉर्टेंट डिवीजन है वो।
तो जो ईस्ट टू वेस्ट का डिवीजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स है, वो 4 डिवीजन ऐसे होते हैं, उसकी बात अभी हम करने वाले हैं। यहाँ डिटेल्ड मैप है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको 20 से अलग अलग रिवर्स निकलती हुई दिख रही है, ये आपके मैप के अंदर भी दिख रही होंगी। इंडस है, उसकी बहुत सारे सहायक है, गिलगित वगैरह, ठीक है। अब डिफरेंस क्या क्या है ईस्ट और वेस्ट हिमालय के अंदर? वेस्ट हिमालय माने हो गया बेसिकली जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये हमारा वेस्ट हिमालय हो गया। क्योंकि इसके बाद फिर क्या आ जाता है? नेपाल आ जाता है, थोड़ा सा सिक्किम, फिर क्या आ जाता है? भूटान है। और ईस्ट हिमालय यानी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और थोड़ा बहुत आसाम में टच करता है हिमालय, फिर आसाम का प्लेन शुरू हो जाता है जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा का प्लेन भी कहते हैं, वहाँ पहाड़ियाँ नहीं है, ठीक है। तो ये वेस्ट हिमालय है, ये ईस्ट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय की रेंजेज हो गई हैं, और ये किसकी रेंजेज हो गई हैं? बोलो, शिवालिक की, ठीक है, पढ़ा था ना हमने, शिवालिक मर्ज हो गई थी। इसी के बीच में फैली हुई है यहाँ पर मिड हिमालय, ठीक है। तो चूंकि दोनों मर्जअप है, पता ही नहीं चलता कि मिड कौन सी है और शिवालिक कौन सी, लेकिन ये रेंजेस शिवालिक की है। तो ये हो गया वेस्ट हिमालय, दिस इज ईस्ट हिमालय। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रह्मपुत्रा का प्लेन है आसाम में, थोड़ा बहुत ही वहाँ पर है। अब क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ये पूछ सकता है, वो मेंस के अंदर ही पूछ सकता है, प्रीलिम्स के अंदर भी पूछ सकता है स्टेटमेंट के रूप में कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। इजीली दिख रहा होगा। वेस्टर्न हिमालय लोअर एंड ग्रेजुअल स्लोप, यानी कंपेरेटिवली क्या है, ये कम ऊंचे हैं क्योंकि इनकी चौड़ाई ज़्यादा है। सबसे जो ऊंची चोटियाँ थी सारी कहाँ मिली हमको? नेपाल के अंदर मिली हैं, सिक्किम के बॉर्डर पर मिली हैं, ठीक है। इधर इतनी ऊंची नहीं है क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, प्रेशर कम लगा तो चौड़ाई ज़्यादा है, ऊंचाई कम है। स्लोप भी, ढाल भी कैसी है? मंद ढाल है, यानी धीरे धीरे ढाल बढ़ रही है, जबकि वहाँ पर एक्सट्रीम है एकदम, एक पहाड़ी के एक तरफ एकदम सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। एक बात। दूसरा, अब ये कुछ बनाए हुए पॉइंट्स हैं जो खुद भी बना सकते हो आप लोग, जैसे पीक्स की बात हो गई, आपने एग्जांपल दे दिया कुछ कुछ पीक्स के नाम पर, कुछ रेंजेस के एग्जांपल दे दिया आपने। वेस्टर्न हिमालय के अंदर मेन रेंजेस कौन कौन सी हैं? ये वाली हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर वगैरह वगैरह। वहाँ पर कौन सी हैं? मीरी, अबोर, मिश्मी वगैरह। फिर ये ज़्यादा ऊँचे लैटीट्यूड में है, ये बात किसको समझ में नहीं आई? हायर लैटीट्यूड और लोअर लैटीट्यूड, ये बात किसको समझ में नहीं आई? अच्छा, उल्टा पूछता हूँ मैं, किसको समझ में आई? आई रिपीट, वेस्टर्न हिमालय लोकेटेड ऑन हायर लैटीट्यूड, उच्च अक्षांश पर स्थित है, और ईस्टर्न हिमालय लोकेटेड ऑन लोअर लैटीट्यूड, निम्न अक्षांश पर है। कॉमन सेंस की बात है वैसे ये। तो देखो, लैटीट्यूड जो गुजर रहे होते, कैसे गुजर रहे होते लैटीट्यूड्स? अब यहां से कौन सी लाइन गुजर रही है बीच से इंडिया के? कैंसर, कैप्रिकॉर्न किसने बोला था? ठीक है। तो जब ऐसे लैटीट्यूड्स गुजर रहे होंगे, ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा लैटीट्यूड इंडिया की? हाँ, कंफ्यूज नहीं करना लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड में। अब ये 37 है, मान लो ये 36 है, मान लो ये 35 है, तो ये जहाँ पर ये वाला हिमालय है ये 36 पे है, तो ये कौन से वाले पर है? 33 पे है, 32 पे है, उससे नीचे है ना, ये हो गया लोअर और हायर, यानी कि इसका जो लैटीट्यूड है, अक्षांश है, वो इससे कम है, वो इसके नीचे है। लैटीट्यूड की बात अगर हम करें, ऑब्वियस सी बात है, जो ठंड बढ़ती है वो 0 से 90 की तरफ बढ़ रही होती है ना। तो यहाँ पर जो लैटीट्यूड्स हैं जो लोअर पे हैं, ये कंपैरेटिवली उतने ठंडे नहीं होंगे जितना ठंडा ये वाला होगा, क्योंकि वो ज़्यादा उच्च अक्षांश पर चला गया है। अब हमारा सूर्य मैक्सिमम कहाँ तक लाइट दे रहा है? 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बाद लगातार कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये था कहने का। अब समझ में आई? किसको क्लियर नहीं है पीछे? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके कारण ठंडा ज़्यादा होता है, ये गर्म रहता है, कंपैरेटिवली गर्म है, एकदम गर्म है ऐसा नहीं है, ठंडा खूब होती है वहाँ पर भी, कंपैरेटिवली गर्म है, ठीक है। खूबसूरत भी ज़्यादा ये वाला है। खूबसूरत क्यों है ये? क्योंकि लोअर लैटीट्यूड पे है तो वेजिटेशन यहाँ पर ज़्यादा होंगी, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। डोंट एक्ट एज बैरियर फॉर नॉर्थ वेस्ट मॉनसून,
यानी कि जो हमारा पश्चिमी मानसून जाता है, नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है, उसको रोक नहीं पाते ये, क्योंकि हाइट कम है ना, हवाएं जो बह रही होंगी उसको नहीं रोकते हैं वेस्ट वाला, इसलिए ये ड्रायर रीजन रह जाता है, आगे चली जाती हैं हवाएं। जबकि ये वाला क्या है, एक्टिवली बैरियर कर देता है उनको, जो हवाएं यहाँ पर आ रही होंगी उनको रोक लेगा, बारिश करवा लेगा वहीं पर ही, है ना। रुकने से क्या हो जाएगा, हवाएं उठेंगी ऊपर की तरफ, प्रेशर बनेगा लो, क्या हो जाएगी, बारिश। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता। इसीलिए दुनिया का जो हाईएस्ट वर्षा का क्षेत्र है, हाईएस्ट रेनफॉल रीजन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, मौसिनराम, है ना। अब वो कन्फ्यूजन हो गया आपको चेरापूंजी मौसिनराम में, कोई परेशानी की बात नहीं, दोनों जगह एक ही पहाड़ी पर है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। हमने कल पढ़ी थी ना गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, तो वहीं पर ही ये दो रीजन है। कई बार सुना होगा आपने कि हाईएस्ट रीजन कौन सा है, मौसिनराम है, और कहीं कहीं पर चेरापूंजी लिखा मिलता है, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो वो दो अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, खासी और जयंतिया, एक इस कोने पर है एक उस कोने पर, दोनों इलाके हैं, इतनी सी बात है बस। समझ में आई ये वाली बात सबको। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ध्यान में रखना है आपको। प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट के थ्रू सवाल पूछने की संभावना होती है। अब ये वैसे तो उत्तर मिल जाएगा इसका आपको, पुराना सवाल है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए अच्छा सवाल है। द अल्पाइन वेजिटेशन इन वेस्टर्न हिमालय, अल्पाइन यानी कि ठंडे इलाकों की वनस्पतियाँ। मैंने कल भी ये शब्द लिखवाया था जब ग्रासलैंड की बात हम लोग कर रहे थे, याद है, मर्ग, उसमें एक शब्द हमने प्रयोग किया था ना, अल्पाइन वेजिटेशन या टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो अल्पाइन वेजिटेशन इन वेस्टर्न हिमालय इज फाउंड ओनली अप टू अ हाइट ऑफ 3000 मीटर, वाइल इन ईस्टर्न हिमालय इट इज फाउंड अप टू अ हाइट ऑफ 4000 मीटर। यानी कि जो पश्चिम हिमालय है वहाँ पर ये वेजिटेशन कहाँ तक मिलती है, 3000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है, जबकि पूरब में कहाँ तक मिल जाती है, 4000 मीटर की ऊंचाई तक। द रीजन फॉर दिस वेरिएशन इन सेम माउंटेन रेंज इज दैट, क्या कारण है, तो वैसे हमने आंसर पढ़ा है, लैटिट्यूड वाला कारण है, ठीक है। तो भी ऑप्शन देख करके आंसर देना चाहिए। पहला, ईस्टर्न हिमालयाज आर हायर देन वेस्टर्न हिमालय, सही है गलत है, क्यों, ऊंचा कौन सा है, वेस्ट या ईस्ट, तो फिर गलत कैसे हो गया, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय आर हायर, भैया हैं, ऊंचे हैं वो, हाइट में उनकी बड़ी है, ऊंचे कद के बनी है। दूसरा, ईस्टर्न हिमालयाज आर नियरर टू इक्वेटर एंड सी कंपैरेटिव टू, यानी कि ये विषुवत रेखा के और समुद्र के पास है, जबकि वेस्टर्न दूर है, सही है गलत है। ईस्टर्न हिमालयाज गेट मोर रेनफॉल देन वेस्टर्न हिमालयाज, सही है गलत है। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, मतलब कि हाँ होगा सही। फोर्थ, ईस्ट, हाँ चौथा, ईस्टर्न हिमालयाज रॉक्स आर मोर फर्टाइल देन वेस्टर्न हिमालयाज। अब इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, खाली रॉक्स डिसाइड नहीं करती वेजिटेशन को, बहुत सारे फैक्टर और भी होते हैं, ठीक है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। बाकी सारे सही हैं, लेकिन हमें आंसर किस चीज़ का देना है, इसके पीछे क्या कारण है, वेजिटेशन के पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो उसके पीछे कारण क्या है, बारिश, तो वो हमने आंसर बता दिया है, ठीक है। ये सब बाकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सब भी सहायक है, लेकिन मेन कारण बारिश हो गया। अब नेक्स्ट लिख लो, डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, नंबर 1, हम ये डिवीजन करेंगे पश्चिम से पूर्व के आधार पर, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिख लेना पश्चिम से पूर्व विभाजन या वर्गीकरण, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन बाय सिडनी बराड, एक बंदा था उसने ये डिवीजन दिया था, सिडनी, BURAD स्पेलिंग होती है, बोलते बराड है वो, BURAD, सिडनी का स्पेलिंग सबको पता होगा, बराड BURAD। पहला, नंबर 1, कश्मीर और पंजाब हिमालय, नंबर 1 कश्मीर और पंजाब हिमालय।
उसके सामने लिख लो डैश करके, फ्रॉम इंडस टू सतलज, सिंधु से सतलज नदी तक, गति से लिखिए, सिंधु से सतलज नदी तक। हम बोलते कई बार सतलुज है, पर वो वहाँ पर चलता सहज रूप में सतलज है। ठीक है, दूसरा लिखिए सेकंड, कुमाऊं और हिमाचल हिमालय, कुमाऊं और हिमाचल हिमालय, कुमाऊं या हिमाचल हिमालय। रिवर कौन सी, कहाँ तक, सतलुज से काली, नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पर काली रिवर बहती है, सतलुज से काली नदी तक, काली के साथ में लिख सकते हो ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल, नेपाल की सीमा। अब में से उत्तराखंड से है कोई? हाँ ठीक है, गढ़वाल या कुमाऊं? कुमाऊं। क्या फ़र्क है दोनों में बताओ सबको, दोनों में क्या फ़र्क है सबको बताओ, फ़र्क, अंतर, डिफरेंस बिटवीन द गढ़वाल एंड कुमाऊं, काइंडली एक्सप्लेन। सर एक तो लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज ऑफ हमारी लैंग्वेज, हाँ, और डिस्ट्रिक्ट का फर्क है सर। अच्छा, और कल्चर तो सेम है लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं। आईएएस के इंटरव्यू 90% जो आपका डीएफ होता है ना, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं मेंस पास करने के बाद, उसके बेस पर होता है। ठीक है, और उसके अंदर भी 90% सवाल आपकी पढ़ाई, आपकी हॉबीज़, आप जहाँ पैदा हुई हैं उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो इसलिए पूरा उत्तराखंड दो भागों में बटा हुआ है, एक हिस्से को बोलते हैं गढ़वाल, एक हिस्से को बोलते हैं कुमाऊं। ठीक है, कुमाऊं कौन सा वाला है, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट माने कि चाइना के साथ लगता हुआ, चाइना और नेपाल के साथ। हाँ नेपाल और चाइना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम कुमाऊं कहते हैं, वेस्टर्न पार्ट है उसको हम गढ़वाल कहते हैं। दोनों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन है, खासियतें हैं अपनी अपनी, अलग अलग रियासतें रही हैं दोनों। ठीक है ना, मतलब वहाँ राजाएं बहुत, राजा तो कई सारे वहाँ पर रहे हुए हैं अलग अलग ऐसा करके। तो अभी हमने कुमाऊं वर्ड यूज किया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, जो एकदम टच कर रहा होता है किसको, चाइना को, नेपाल को, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, थर्ड डिवीजन लिखिए, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। फ्रॉम काली रिवर टू कोसी रिवर, काली से कोसी नदी तक। कोसी नदी लगभग नेपाल के अंत में है, जो बिहार में एंटर करती है। नेक्स्ट वन इज सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय। कोसी से तिस्ता रिवर, तिस्ता एकदम सिक्किम के लगभग बीच से बहते हुए ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है, रिवर्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। और लास्ट वन इज आसाम हिमालय, आसाम हिमालय। ये है तिस्ता से दिहांग रिवर है, वहाँ पर एक दिहांग, दिबांग, ऐसी नदियाँ अलग अलग, तिस्ता से दिहांग नदी तक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब ये डिवीजन आपको याद रखने हैं, केवल स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स नहीं बदलने वाले, वो तो सेम ही है सबके। ठीक है ना, जो फीचर हमने पढ़े हैं, चाहे पीक हो चाहे कोई भी हो, सेम है। मान लो आपसे वो पूछ ले कि नेपाल हिमालय को डिस्क्राइब करिए, क्या क्या बताएंगे आप? मान लो पूछ ले वो, डिस्क्राइब द नेपाल हिमालय। हाँ, पहला हो गया, इस रिवर में है, और हाँ क्या समझा नहीं मैं? नेपाल हिमालय वही ग्रेटर हिमालय है, और माउंटेन सबसे हाईएस्ट पीक जो है वही पे है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिकेशंस हमने नॉर्थ टू साउथ पढ़े हैं वही सबके अंदर है ना, है तो चीज़ वही, बस खाली उस रीजन की बता देनी है हमको, नेपाल के बारे में बता देना है। ठीक है, कि काठमांडू वैली है, दुनिया के सबसे 10 बड़ी जो पीक्स हैं
10 नहीं, यहाँ पे 10 नहीं हो जाएंगी, यहाँ पे कम हो जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सिर्फ उत्तराखंड वगैरह में चली गई है। तो दुनिया की टॉप 5 पीक्स यहाँ पर है, आपने नाम बता दिया, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, बाकी 3 हो गई जो महाभारत वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही कश्मीर के बाद कुछ भी पूछ ले वो, तो जो आपने दर्रे पढ़े हुए हैं, जो हमने भी वैलीज पढ़ी हुई हैं, जो हमने रेंजेस पढ़ी हुई हैं, जिस पार्ट में जोन सी आ रही है उसको बता देना है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, कुछ और थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस कर लेते हैं। अब वही जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसी का रिपीटेशन नहीं है, तो लिखने की ज़रूरत ऐसा नहीं है। पहले बात की उसने कश्मीर और पंजाब हिमालय की बात कर रहा है वो, तो बस इसमें खाली हमको इस इलाके को बता देना है, जो कश्मीर उसके ठीक नीचे पंजाब लगता हुआ है उसको बता देना है। तो उसमें कौन कौन सी रेंजेज हैं? 3 हो गई हमारी ट्रांस हिमालय की, 2 हो गई मिड हिमालय की, जो जिला पास है इसके अंदर अलग अलग वैलीज हैं, दून्स हैं, लेक्स हैं, नाम बता सकते हो। एक 2 झीलों का नाम बता देना है जो आपको पता है, कश्मीर की वैली और झील, डल लेक का नाम ले दिया आपने, ठीक है ना, काम हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय, तो पश्चिम में गढ़वाल हिमालय पड़ता है, ईस्ट वाले भाग को क्या बोलते हैं? कुमाऊं, ठीक है। और प्रमुख चोटियाँ यहाँ पर जो हमने पहले लिखी हुई हैं, बांदेर पूछ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेट है, नंदा देवी है, यहीं से भारत की प्रमुख नदियाँ निकल रही हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब यहीं पर पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख झीलें हैं, तो वहाँ पे 7 ताल सुने होंगे आप लोगों ने, उसमें से एक का नाम नैनीताल है, एक का नाम भीमताल है, ऐसे अलग अलग। नेपाल हिमालय जो भी आप लोगों ने बताया था बिल्कुल वही लिख दिया है इसने भी, ठीक है। ऐसे ही फिर सिक्किम हिमालय, ये बीच में एकदम आ रही है तिस्ता रिवर, ठीक है। तो अब जो डिस्कशन में चल रहा हो करंट में वो भी जोड़ सकते हैं। तो एक खासियत क्या है, हमारी पीक है यहाँ पर कंचनजंगा, एक बात हो गई। तिस्ता इसका ओरिजिन है, तिस्ता बाग जाके मिलती है आगे ब्रह्मपुत्र में, दूसरी बात हो गई। यहाँ पर एक साथ ही 3-3 देश मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कौन से देश मिल रहा है? नेपाल, चाइना और इंडिया। यहाँ पर कौन से देश नहीं, यहाँ पे नहीं, इधर यहाँ पे कौन से देश मिल रहे हैं? तो ऊपर भूटान, चाइना और इंडिया। तो एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान, भारत और चीन दोनों तरफ कॉमन है, ठीक है। तो बस ये एक्सप्लेन करने की समझदारी होनी चाहिए और कुछ नहीं। ये दुआर्स की बात हमने की थी, दुआर्स और दून। ईस्ट में दुआर कहते हैं और वेस्ट में क्या कहते हैं? दून। तो ये पूरा ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ ठीक इसके नीचे दार्जिलिंग है यहीं पर ही, ठीक है। तो यहाँ पर दुआर्स कहते हैं। हिमालय पतला हो गया है, ऊंचा हो गया है, यहाँ पर बारिश ज़्यादा है, जो भी ध्यान में है आपको। जो पासेज के 2-4 नाम पता होंगे उन पासेज के नाम बता दिए, जो अरुणाचल वाले पास थे, है ना, बस काम हो जाएगा, ठीक है। सवाल पहले ही उत्तर दे दिए है, कोई बात नहीं। नंदा देवी पीक्स, अब बहुत बेसिक सा सवाल है ये, लेकिन तब भी गलती की संभावनाएं होती हैं कि नंदा देवी चोटी है जो किस रेंज का भाग है? कुमाऊं, ठीक है ना। अगर आपको पता होगा, उसने पूछा कि भाई K2 चोटी है वो किस हिमालय का भाग है? नहीं, डिवीजन के अंदर पूछेगा वो, यहाँ पर ऑप्शन ऐसे ही देगा वो, डिवीजन वाले, वेस्ट टू ईस्ट वाले डिवीजन, है ना। कश्मीर हिमालय का भाग है, ठीक है, सिंपल। तो समझदारी दिखाना है। एक ये दून्स कैसे बनते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है कि दून्स का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसे। तो क्या होता है, कोई भी जब रिवर आगे बढ़ रही होती है, रास्ते में कोई बड़ा पहाड़ है, अब ये एक दिन में नहीं हो जाता है, ये हज़ारों साल की एक्सरसाइज होती है। पहाड़ इतना तो खड़े होते नहीं है। तो रिवर बढ़ रही है, कोई आगे उसके बैरियर आ गया बड़ा, तो रिवर वहाँ पर झील के फॉर्म में इकट्ठी हो जाता है पानी। जहाँ उसको स्पेस मिलेगा वो आगे बढ़ेगा, स्पेस नहीं मिलेगा झील के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। और बाद में क्या हो जाएगा, वो फैल गया, एक झील बन गई, उसके सेडिमेंट के जमाव से प्लेन सा इलाका बन गया, तो वो क्या कहलाएगा? दून कहलाएगा। समझ में आई? पानी का इकट्ठा होना, झील के रूप में फैलाव, सेडिमेंट्स का वहाँ पर जमाव, उससे बनेगा थोड़ा सा प्लेन इलाका, वो क्या हो गया? दून हो गया। आगे फिर वही होगा, लेक्स ड्राई आउट, जब लेक या पानी सूख गया या पानी को रास्ता मिल गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बाकी जो जगह है, जो सूखा इलाका हो गया, जो प्लेन बन गया था, उसको हम दून कह देंगे। ये खूब बने हुए हैं ग्रेट हिमालय मिड हिमालय के बीच में। इन्हीं दून्स के अंदर अलग अलग घाटियाँ बनी हुई हैं, जो लोग रह रहे हैं वो इसी प्लेन्स के अंदर रह रहे हैं। करेवा की भी जिक्र हमने कर लिया था, ठीक है। शानदार, वहाँ पर क्या होती है? मिट्टी होती है, जो फ्लैट डेवलप हो जाते हैं, प्रोसेस सेम है दून वाला ही, ठीक है। उसको हम करेवा कहते हैं। बहुत वन ऑफ द फर्टाइल लैंड होती है ये, क्योंकि नदी का पानी लेकर के आ रहा है, उस मिट्टी को जमा रहा है, तो उपजाऊ तो होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कहाँ पर खूब पाई जाती है? पीर पंजाल में खूब पाई जाती है, ठीक है।
तीनों तरह की मिट्टी का मिश्रण है, यानी कि चिकनी मिट्टी भी है इसके अंदर, बलुई मिट्टी भी है और डेल्टाई मिट्टी भी है, तो इसलिए, और फर्टाइल है। खेती कौन सी होती है यहाँ पर? क्रॉप, फसल। करेवा के अंदर कौन सी फसलें दो बताई थी मैंने? चावल और केसर, सैफरन सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कश्मीर के सैफरन के खेत खूब फेमस हैं, केसर के। चलो, इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय का महत्व, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस पर मेंस में क्वेश्चंस पहले भी बनते रहे हैं, यूपीएससी ने बहुत पूछ लिया, हो सकता है ना पूछे, पर पीसीएस वाले पूछते रहे हैं, अभी पूछते रहेंगे इस पर सवाल, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे पहली बात, साइबेरिया की हवाओं से बचाता है, ठंडी हवाओं से। साइबेरिया विंड्स कहाँ से आती हैं? नॉर्थ में रशिया से आ रही होती है, ठीक है, उससे हमको ये प्रिवेंट करता है, एक बात। दूसरी बड़ी बात, हमारे पूरे इंडियन क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा होता है हिमालय। हम लोगों ने हाई प्रेशर लो प्रेशर पढ़ा था कि कैसे थर्मल इक्वेटर शिफ्ट होती रहती है ना, उसी सेम थ्योरी को। हिमालय नहीं होता तो तिब्बत नहीं होता, क्योंकि पहले तो रिवर्स गिर रही थी टेथिस महासागर में, हिमालय बना, उसका नॉर्दर्न पार्ट है वो फ्लैट तिब्बत हो गया, ठीक है, तो तिब्बत नहीं होता। तिब्बत अगर नहीं होता तो वहाँ पर लो प्रेशर हाई प्रेशर सिस्टम नहीं बनते, ठीक है, यानी कि वहाँ पर लो प्रेशर नहीं बनता, जो समुद्र से विंड्स खींचती हैं वो विंड्स को नहीं खींचता, तो रेनफॉल भी नहीं होती। तो इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट क्या होता? ड्रायर होता, डेजर्ट्स होता। जो कोस्ट के आसपास है वहाँ पर कंपेरेटिवली चीज़ें ठीक होती, वरना बाकी इलाका क्या होता? सूखा। क्योंकि ठीक इसी लैटिट्यूड के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक यही लैटिट्यूड है, ये रहा अरबिया, हमारे बगल में अफगानिस्तान, हमारे बगल में ईरान, हमारे बगल में इराक, ये सब कैसे हैं? डेजर्ट या सेमी डेजर्ट इलाके हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं। जबकि यहीं पर ठीक इसी लैटिट्यूड में इंडिया इतना हरा भरा है, हालांकि वेस्ट में हमारे भी है ना, क्योंकि वो अरावली के उस तरफ है, बाकी लेकिन हरा भरा इतना इलाका है। तो कारण क्या है उसके पीछे? बहुत बड़ा कारण क्या है? हिमालय, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है। हाँ, अब हिमालय जो साउथ वेस्ट मानसून जाता है हमारा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो ब्रांचेज में डिवाइड करता है। इसको हम लोग पढ़ने वाले इंडियन मानसून के अंदर कि कौन कौन सी ब्रांचेज बनती है, फिर कैसे कैसे इंडिया में एंटर होती हैं, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर, पेरिनियल रिवर होती हैं जो पूरे साल तक लगातार पानी जिसमें होता है, हिंदी में कहते हैं सदा नीरा नदियाँ, ठीक है। तो उनका सोर्स कौन है? हिमालय, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर है, बारिश हो चाहे ना हो वो लगातार पानी मेल्ट होता रहता है। जबकि जो नदियाँ होती हैं, मौसमी नदियाँ होती हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं? रेनफॉल पर। अच्छी बारिश होगी तो रिवर फ्लो कर रही है, वरना रिवर बिकम अ नाला होता है ना। यमुना का हाल देखते हैं हम लोग, गर्मी में क्या हाल होता है यमुना, ठीक है। आप पैदल चल के पार कर सकते हो यमुना को, कहने को नदी है वो, पर आप पैदल चल के यमुना पार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ओवरऑल हर तरह की बायोडाइवर्सिटी हिमालय के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो बहुत बड़ी अपने आप में ये रिसोर्स है हमारे पास। यहीं पर एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बना हुआ है, सबसे ठंडे नेशनल पार्क में से एक है, एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे। हिमालय बहुत तरह के अलग अलग मिनरल्स का भंडार है, वो अलग बात है, अभी हम बहुत कम एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं या ना के बराबर, क्योंकि हिमालय अपने आप में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्टेज में है, ठीक है। दूसरा, ये वही बात है। कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे आप क्या जोड़ सकते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंस में? ये तो जो उसने नॉर्मल बता दिया वो बता दिया, और क्या क्या जोड़ सकते हैं? जल्दी बोलना शुरू करो। पासेज हैं तो फ़ायदा क्या उसका? ठीक है, एक पासेज है जो हमको सब जगहों पर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक, फटाफट बोलिए। इन्वेजन से भी प्रोटेक्ट करता है। क्या? इन्वेजन से बहुत बड़ी बात है, इन्वेजन से प्रोटेक्ट करता है हमको। कभी भी हमारे पास नॉर्थ से या नॉर्थ ईस्ट से कोई भी इन्वेडर नहीं आया है। एक ही बंदा आया था, सुभाष चंद्र बोस, वो अपने ही आदमी थे, अपनी आर्मी लेकर के आए थे, क्योंकि उनको मालूम था, है नहीं, इन्वेडर मतलब घुसपैठिए नहीं थे वो, जो कोई वहाँ से एंट्री कर पाया, ऐसे एक ही आदमी थे, केवल सुभाष चंद्र बोस, उनकी ही आर्मी एंट्री कर पाई थी म्यांमार से होते हुए इंडिया के अंदर, और किसी ने हिम्मत दिखाई नहीं, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। वो जंगल है, जंगल खा जाएगा आपको, उसकी ठंड खा जाएगी आपको, जंगल की नमी खा जाएगी, वहाँ के मच्छर खा जाएंगे आपको, तो आप दुश्मन से नहीं मरेंगे, आप प्रकृति आपको मार देगी, नेचर आपको मार देगी, ठीक है। और टूरिज्म,
ठीक है, टूरिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है। 4-4 राज्यों को इतना पैसा दे रहा है कि पूछिए मत, ठीक है। हज़ारों लोग अलग अलग जगह पर जा रहे हैं ना, एक बंदा भी जाता है तो 40,000 50,000 खर्चा करके आता है। अगर ग्रुप गया है, मान लो 10-15-20 लोगों का ग्रुप गया है, परिवार गया है, अब वो होटल में रहेगा, वहीं पर खाएगा, चाहे मैगी क्यों ना खा रहा हो, ठीक है। 20 रुपये की मैगी वहाँ 200 की मिल रही पर लेता है ना आदमी, ठीक है। तो टूरिज्म एक बड़ा फैक्टर हो गया है, ठीक है। एक और बड़ा फैक्टर है हाइड्रोलॉजिकल पावर, ठीक है। मैक्सिमम बांध हमारे कहाँ बने हुए हैं, उससे हमको पानी मिल रहा है इरिगेशन के लिए भी, उससे हमको क्या मिल रही है, बिजली भी मिल रही है, ठीक है। एक दो नाम बताओ, तुम बताओ सबसे अच्छा फेमस। टेहरी, ठीक है ना, टेहरी डैम वन ऑफ द वेरी फेमस डैम। फिर कनाल, इंदिरा सागर कनाल जो निकली है, हालांकि वो पंजाब से निकली हुई है, ठीक है, पर हिमालयन रिवर है तो कनाल निकली हुई है, तो इरिगेशन के लिए पानी खूब मिलता है हमको, नदियाँ मिल रही हैं यहाँ से हमको, और बिजली मिल रही है यहाँ से हमको। इफ देयर वर नो हिमालय रेंज, what would have been the most likely geographical impact on India? हिमालय नहीं होता तो सबसे प्रमुख भौगोलिक प्रभाव क्या होते? ध्यान से समझना है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। इंडो गंगेटिक प्लेन यानी कि जो उत्तरी भारत का मैदान है हमारा, वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। वहां पर ऐसी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एज प्रेजेंट। जो अभी है उससे अलग होता। कौन सा सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। When you travel in Himalaya, you will see following। अब जब भी कभी वो ऐसा लिखे ना ट्रैवल इन हिमालय वगैरह वगैरह, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए लिखता है आपको। मूल सवाल पकड़ना है, क्वेश्चन नॉर्मल हिमालय पर ही पूछ रहे हैं। आप बोलो मैं तो हिमालय गया ही नहीं कभी, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कि हिमालय गया कि नहीं गया। आधे लोग नहीं जाते हिमालय, आधे लोग क्या 90% पॉपुलेशन नहीं जाती है, कहीं भी नहीं जाती है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे किसी का जीवन है 70-80 साल का, तो आदमी जीवन में 2-4 बार तो यहाँ वहाँ जाता है, ठीक है। अब लोगों को भूत चढ़ गया ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो, ठीक है। तो क्या क्या मिलते हैं हिमालय के अंदर, ये पूछ रहा है वो। एक डीप गॉर्जेस, गहरे महाखड्ड या गर्त मिलते कि नहीं मिलते? अच्छा, ठीक है। यू टर्न रिवर कोर्सेज मिलते कि नहीं मिलते हैं? मियांडर पढ़ा था हमने, मियांडर, विसर्प, ठीक है। अभी देख लेते हैं, यू टर्न रिवर कोर्सेज मिलेंगे हिमालय में? क्या लगता है? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जो कारण होना चाहिए आपके जवाब के पीछे। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ये कारण होना चाहिए, ठीक है। कि यूथफुल एज में जब नदियाँ होती हैं, युवावस्था में होती हैं, तो वहाँ पर मियांडरिंग बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है मियांडरिंग, क्योंकि वहाँ पर तो ऊपर से नीचे गिर रही है नदियाँ। मियांडरिंग कहाँ पर होती है? विसर्प कहाँ पर बनते हैं? प्लेन में ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। खैर, हालांकि एक एक्सेप्शन मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है, कश्मीर के अंदर झेलम। हाँ, पैरेलल माउंटेन रेंज, समानांतर श्रेणियाँ मिलती हैं। स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड्स, यानी खड़े ढाल हैं जिससे लैंडस्लाइड होता है, मिलते ही हैं, ठीक है। तो क्या लगता है कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। सही पूछा गलत पूछा है? अब सवाल क्या है ये समझ लो पहले। वो तो स्टेटमेंट बोला उसने, अभी सवाल अब पूछ रहा है। वो सवाल पूछ रहा है, ऊपर के 4 कारणों में से कैन बी सेड टू बी एविडेंस फॉर हिमालय बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन, कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, इसका सबूत ऊपर वाले में से कौन कौन से हैं? ये उसने सवाल पूछा हुआ है। बदल गया ना मामला। डीप गॉर्ज हिमालय में होते कि नहीं होते हैं, एक बात। यूटर्न रिवर्स, समानांतर श्रेणियां और खड़े ढाल जिससे कारण लैंडस्लाइड, ठीक है, ये होते हैं कि नहीं होते हैं, या ओवरऑल ये हमको देखने को मिलता है। इसमें से कौन सा कारण है, ठीक है, ये देखने को हमको मिल रहा है। आप जैसे ही देहरादून से आगे बढ़ना शुरू करोगे तो कौन सा कारण है जो हिमालय एक नया फोल्ड माउंटेन है ये बताता है? बिल्कुल ठीक बात है, सारे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब खासियत होती है नए फोल्ड माउंटेन की। जहाँ पे नया फोल्ड माउंटेन कटाव वहीं पर होगा। अरावली को क्या काटोगे? अब खत्म हो गई है अरावली, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पैदल चढ़ जाते हो पहाड़ के ऊपर, क्योंकि पहाड़ ही 10 मीटर का बचा है।
5 मीटर का बचा हुआ है, ठीक है। हिमालय कितना है, 5000 मीटर का है, 6000 मीटर का है, तो ये वाली बात होगी। चलिए, ये सब चोटियाँ अलग अलग बता रखी हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कौन कौन से कहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, ये सब हम लोग कर चुके हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। कुछ काम की बात अलग से होगी तो बता दूंगा मैं। ये कुछ कुछ की हाईएस्ट पीक दे रखी हैं, कहाँ बॉर्डर फॉर्म कर रही हैं, बेसिक जानकारी है, देखना है, ठीक है। यही जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय था या जो पूर्वी हिमालय था, बाद में उसी का एक्सटेंशन अराकान योमा के नाम से म्यांमार में है, और बाद में फिर वो नीचे चला गया है, बहुत कम हाइट रह गई है, थोड़ा सा वापस बाहर आया है अंडमान निकोबार के फॉर्म में, ठीक है। ये सारा क्या है, हिमालय। तो हिमालय एक्चुअल में यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर के इस तरीके से फैला हुआ और ऐसे गया हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा हिमालय है, हजारों किलोमीटर में फैला हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं आता किसी को, ठीक है। तो एक तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक बात, तथ्य याद रखने हैं दूसरी बात, और उसको मैप के फॉर्म में ध्यान रखना है ये तीसरी बात। ये 3 काम कर लेंगे तो हिमालय आपका आराम से हो जाएगा। सामान्यतः हिमालय के ऊपर एक सवाल जरूर मिलता है, प्रीलिम्स के अंदर भी एज वेल एज मेंस के अंदर भी। अब वो हिमालय पे उसकी ज्योग्राफी के ऊपर हो सकता है, उसकी वहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर हो सकता है, वाइल्ड लाइफ किसी भी चीज़ पर हो सकता है। एनवायरनमेंट के अंदर भी सवाल बन जाता है हिमालय के ऊपर। एनवायरनमेंट में जो स्पीसीज वगैरह होती हैं अलग अलग, चाहे वो एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, क्योंकि हिमालय में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। अगर हम शुरू करेंगे कश्मीर से लेकर के आसाम तक, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, काजीरंगा, वो सब लगभग पार्ट, क्योंकि रिवर सारी कहाँ से आ रही हैं, हिमालय से आ रही हैं, ठीक है। तो वहाँ तक चीज़ें हैं, बनती हैं। चलिए अब बढ़े आगे। एक चीज़ और इसमें लिख लीजिए आप, फिर ख़त्म हो जाएगा हमारा हिमालय। नोट करके लिखिए, there are 3 faults /thrust THRUST found in Himalaya. There are 3 fault /thrust found in Himalaya. हिमालय में 3 भ्रंश पाए जाते हैं। 1 2 3। थ्रस्ट या भ्रंश क्या होता है, तो 2 माउंटेन रेंज के बीच में जो फॉल्ट बना हुआ है, फॉल्ट यानी कि एक गैप कह सकते हो आप, वो लाइन है जहां पर मूवमेंट होती रहती है। तो पूरा हिमालय ट्रांस से लेकर के शिवालिक तक 3 ऐसे बीच में फॉल्ट्स बने हुए हैं। जहां फॉल्ट होंगे वहां पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी किसकी, अर्थक्वेक की, ठीक है। तो 3 ऐसे फॉल्ट हैं। पहला इंडो सांगपो, TSANGPO, हिंदी में सांगपो ही होगा। इंडो सांगपो, सांगपो नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर का। इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन, इंडो सांगपो हिंज लाइन, HINGE, हिंज लाइन। ठीक है, इंडो सांगपो हिंज लाइन, हाँ लाइन रेखा, ठीक है। डैश करके लिख लो, बिटवीन ट्रांस हिमालय एंड ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय एंड ग्रेट हिमालय। हिंदी में लिख लो पार, इसी के साथ, इसी की मतलब उसके एक्सप्लेनेशन में, पार हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। सेकंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिंदी के अंदर भी यही कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कहीं कहीं पर बीच में लिख देंगे जबरदस्ती हिंदी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश, पर एक्चुअल शब्द यही है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। किसके बीच में होगा, बिल्कुल ठीक बात, ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय के बीच, बृहद और मध्य हिमालय के बीच। थ्रस्ट THRUST,
अब वो है सारे भ्रंश ही, ठीक है, बोलने के नाम अलग अलग वैज्ञानिकों ने रखे हुए हैं। बृहद और मध्य के बीच। तीसरा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा भ्रंश, या मेन, दोनों आप लिखिएगा हिंदी वाले बच्चे, मेन बाउंड्री फॉल्ट भी लिख लेना। ये मिड और शिवालिक के बीच में होगा। ठीक है, अब जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है बहुत एक्टिव रहता है ये, इसीलिए नेपाल वैली के अंदर भूकंप आते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एकदम वहीं से पास हो रहा है ये। चलो जी बढ़े आगे। तो इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिजिकल फीचर्स में 6 हमने लिखे थे, उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर भारत के तटीय मैदान। अब बेसिकली ये प्लेन्स वैसे तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 3 बड़े रिवर सिस्टम पे काम करते हैं। सबसे पहला रिवर सिस्टम कौन सा है? इंडस, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा। तो तीनों के नाम से हम इसको द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कह देते हैं, या फिर इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये नाम भी चलता है। तो हेडिंग दे लीजिए, नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। एक दो बिंदु लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, जो पॉइंट लिखा हुआ यही लिखना है। यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर इन इंडिया, भारत में सबसे नवीन भूभौतिक विशेषता, सबसे नवीन भूभौतिक विशेषता। इसका मतलब सबसे नए बने जो चीज़ है वो यही है। प्लेटू जिससे पहले से थे, उसके बाद हिमालय बने थे, सबसे नए हमारे मैदान बने हैं, नॉर्दर्न प्लेन भी और कोस्टल प्लेन भी, तटीय मैदान भी। ठीक है, तटीय मैदान फिर भी पुराने हैं क्योंकि प्लेटू पहले से था, लेकिन यहाँ पर जो रिवर्स है वो हिमालय को पार करके एकदम नई आई हैं। समझ में आई बात? सॉरी। दूसरा, दे आर डिपोजिशनल फ्लड प्लेन, ये निक्षेपणात्मक बाढ़ के मैदान हैं, डिपोजिशनल फ्लड प्लेन, क्रिएटेड बाय हिमालयन रिवर्स, जिन्हें हिमालय की नदियों ने बनाया है। निक्षेपणात्मक बाढ़ के मैदान हैं। निक्षेपण मतलब होता है अवसादों का जमाव। ठीक है, और इसी में कर लो, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, डैश। पहला इंडस प्लेन, सिंधु का मैदान, दूसरा गंगा या गंगा यमुना का मैदान, दोनों शब्द चलता है, और तीसरा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट पॉइंट, these plains are most dense population area of the world। ये मैदान दुनिया के सर्वाधिक सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, दुनिया के सर्वाधिक सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। पूरे भारत की आबादी कितनी है इस टाइम? 141 CR,
आप लोगों ने एक इशू अगर सुना होगा, अखबार तो पढ़ते नहीं हैं आप लोग वैसे, ठीक है, वो इशू क्या चलता है, अक्सर चलता है नॉर्थ साउथ का इशू कि जो साउथ इंडिया है वो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है जीडीपी में, पर वहाँ पॉपुलेशन क्या है, उसके कारण उनको पार्लियामेंट के अंदर सीट्स का एलोकेशन भी क्या होगा, कम होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में सीट्स का एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है ना। और अब जब दोबारा से सीट्स रीडिफाइन होंगी, अभी जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो डिफाइन हुई थी 1971 की बेसिस पर, 71 की जो पॉपुलेशन थी उसकी बेसिस पर, अब 2021 की पॉपुलेशन के बेसिस पर डिफाइन होंगी, और जो अगली जनरल इलेक्शन होंगे 2029 वाले, उसके बाद से सीट्स नहीं हो जाएंगी, यानी कि जो मेंबर हैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है 50 सालों के अंदर। तो साउथ वाले कह रहे हैं हमें घाटा हो जाएगा, क्योंकि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत कम बचेंगे, जबकि वो भी टैक्स भर रहे हैं, जीडीपी में उनका भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी कहाँ रहती है, प्लेन रीजन में। ऑब्वियस सी बात है ना, नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन है इतने, ना हिमाचल में है, ना उत्तराखंड में है, ना JNK में है। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। क्यों, क्योंकि ये इलाके क्या हैं, प्लेन इलाके हैं, यहाँ पर बसावट आसान है, कंस्ट्रक्शन आसान है, खेती करना आसान है कंपेरेटिवली, इसलिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया की आधी पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है तो दुनिया की पॉपुलेशन की बहुत बड़ी मात्रा यहाँ पर रह रही है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन आधी है वो दुनिया के कई देशों के बराबर है पॉपुलेशन, है ना, क्योंकि उनकी आबादी 20 लाख होती है, 30 लाख होती है, 40 लाख होती है। हमारे यहाँ यूपी के अंदर 21 करोड़ है ना, इतनी ही आबादी है यूपी की मोटा मोटा। बिहार की भी शायद 6.5-7 करोड़ आबादी है, ठीक है। तो उनका पूरा देश, हमारे 2-3 जिले। अब दिल्ली देख लीजिए आप, छोटी सी दिल्ली है, 2 जिलों के बराबर की दिल्ली है देखा जाए तो, 3 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 80 लाख तो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, 80-90 लाख गाड़ियाँ हैं, जितने लोग नहीं उतने गाड़ियाँ हैं हमारे पास एक एक शहर के अंदर, ठीक है। तो ये खासियत है इस प्लेन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखो, नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानों का उत्तर से दक्षिण वर्गीकरण, उत्तरी मैदानों का उत्तर से दक्षिण वर्गीकरण। लिखिए नंबर 1 फुट हिल्स, गिरिपाद। पहला लिखिए फुट हिल्स, गिरिपाद। फुट हिल्स क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है आप सबको, ठीक है, जहां पर पहाड़ खत्म होते हैं, मैदान शुरू। दूसरा लिखिए भाभर, लिखा हुआ है भाभर, डैश अगर लिख लो, अराउंड 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर, कॉमा कॉमा, सिंधु से तिस्ता नदी तक, फ्रॉम इंडस टू तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर कहां पर है, सिक्किम के बीच से पास हो रही है, ठीक है, सिंधु से तिस्ता नदी तक। थर्ड लिखिए तराई, तराई डैश करके लिख लीजिए, अराउंड 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर, और कॉमा करके लिख लीजिएगा लेस यूज और नो यूज, हिंदी में लिख लीजिएगा कम या अनुपयोगी। ठीक है। फोर्थ लिखिए खादर, खादर, सॉरी पहले बांगर लिख लो फिर खादर लिखो। फोर्थ लिख लो बांगर, फिफ्थ लिख लो खादर। ठीक है,
अब इसमें से कौन, एक तो फुट हिल्स वर्ड सुना हुआ है आपने, बाकी शब्द जिन लोगों ने सुने हैं उसका मतलब पता है वो बताएं कृपया। खादर न्यू सॉइल होती है, हम्म बांगर ओइल होती है, हम्म खाबर में स्टोन ज़्यादा होता है, हम्म तराई सबसे लेस फर्टाइल। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नदियाँ जब ऊपर से बह कर के आ रही हैं, ऊपर से यानी कि हिमालय से, वो जब बह कर के साउथ की तरफ आ रही हैं तो इस तरीके से डिवीजन देखने को हमको मिलता है। पेन कहाँ गया? अब थोड़ा सा इसको समझाता हूँ मैं आपको। हाँ, यही बना देता हूँ। ये हिमालय है, इसमें से रिवर्स बह करके आ रही है। जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर सबसे पहले क्या बनते हैं? फुट हिल्स, एलुवियल फैंस के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फुट हिल्स, और फुट हिल्स के बाद प्रॉपर शुरू होता है प्लेन, मैदान। तो जब पहला भाग मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा? भाबर। भाबर बेसिकली क्या होता है भाबर में? वहाँ पर नदियाँ बहुत सारा सेडिमेंट साथ में लेकर के चल रही थी, उसमें बड़े बड़े पत्थर वगैरह हुआ करते थे। क्योंकि क्या हो गया, तो कुछ ऐसे ऐसे कर रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में रिवर्स को नेचुरल स्लोप मिल रहा है तो उसकी पावर क्या है? ज़्यादा है, तो बड़े बड़े पत्थरों को भी लेकर के मूव करना शुरू करेगी। लेकिन जैसे जैसे फुटहिल्स के पास आना शुरू करेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उसकी स्लोप लगातार कम हो रही है, उसकी पावर भी लगातार कम हो रही है। अब वहाँ पर वो जो बड़े पत्थर थे उनको वहीं पर ड्रॉप कर देगी और आगे केवल बहुत छोटे पत्थर या जो लगभग रेत मिट्टी जैसे स्ट्रक्चर है वो आगे लेकर के बढ़ना शुरू करेगी वो। तो जो पहला जमाव होता है यहाँ पर आकर के, जो पहला रीजन प्रॉपर यहाँ पे डेवलप होता है, पहली बेल्ट डेवलप होती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाबर। मैंने कितने किलोमीटर बताया है इसको? हाँ, ऑन एन एवरेज फुटहिल्स के बाद लगभग 10, 12, 14 किलोमीटर तक हमको ये देखने को मिलता है। यदि फुटहिल से लेकर के जहाँ तक थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है, रिवर आराम से बह पा रही है, उनको लेकर के आगे बढ़ पा रही है, तो यहाँ पर हमको भाबर मिलेगा। भाबर के बाद अगली बेल्ट कौन सी मिलेगी? तराई। तो अब क्या होगा? जहाँ पर भाबर बना था, चूंकि यहाँ पर लगातार पत्थरों का जमाव हो जाएगा तो रिवर का पानी कहाँ से फ्लो करेगा? उनके बीच से नीचे होकर के रिवर लगभग वहाँ पर गायब सी हो जाती है। पानी है पर ऊपर पत्थर दिखाई देंगे हमको, जैसा ऋषिकेश में देखा होगा आप लोगों ने कि आप नदी में चल सकते हैं आराम से, क्योंकि नदी पत्थरों के बीच से बह रही होती है ना। तो भाबर पत्थरों के बीच से बह रही है, लेकिन जैसे ही भाबर रीजन से बाहर नदी आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर अचानक से सारी नदी क्या हो जाएगी? सारा पानी प्रकट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और एक साथ बहुत सारा पानी ऊपर आ जाएगा तो वहाँ पे मार्शी लैंड, दलदली क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तराई। ठीक है, तो दलदली क्षेत्र डेवलप हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं होगा, वेजिटेशन तो बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर, हाई वाटर वाली, लेकिन उसके कारण मॉस्किटोज वगैरह बहुत सारे होंगे वहाँ पर, जो कीड़े होते हैं पानी पर अपने वाले, वही बहुत बड़ी मात्रा में होंगे। तो नेक्स्ट बेल्ट हो गई तराई। कितने किलोमीटर लगभग ये भाबर के बाद? लगभग इतना विस्तार है। और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पर ये लगभग शुरू हो जाता है कहाँ से? उत्तराखंड के नीचे से, बिहार और उत्तर प्रदेश, इसमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर तराई रीजन मिलता है, यानी कि नेपाल के साउथ में, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स कहाँ पर हैं? यहीं पर है। नेपाल से सैकड़ों नदियाँ हैं जो इंडिया के अंदर एंटर कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तराई रिवर मिलता है, मैंने लिखाया भी होगा शायद, कहाँ तक मिल रहा है ये? हाँ, नेक्स्ट हो गया बांगर। अब बांगर और खादर ये दोनों क्या होते हैं? तो उसके बाद बनता है रिवर बेसिन। इसके बाद क्या बनेगा? रिवर बेसिन। ये क्या होता है बताओ ना, क्या होता है बेसिन? अच्छा, घर में वॉश बेसिन होता है ना, वो क्या होता है?
हाँ ठीक बता रही हूँ। तो बेसिन माने जहाँ पर चारों तरफ से पानी आकर के बीच में चला जाता है ना। तो बाहर क्या है, हाइट ज़्यादा है, बीच में हाइट सेम रिवर बेसिन होता है। रिवर बेसिन यानी कि उस नदी में जहाँ पर चारों तरफ से पानी आ रहा हो। एक तो होती है मेन कोर्स रिवर, मुख्य नदी होती है, उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल रही होती हैं, हर ट्रिब्यूटरी के अंदर बहुत सारी सब ट्रिब्यूटरीज मिल रही होती हैं, ठीक है। तो पूरा इलाका जहाँ जहाँ से उसमें पानी आ रहा है वो उस रिवर का ड्रेनेज एरिया कहलाता है, अपवाह क्षेत्र, जहाँ जहाँ से उसको पानी मिल रहा है। हो सकता है मेन कोर्स से 200 किलोमीटर दूर से पानी उसके अंदर आ रहा हो किसी छोटी रिवर के माध्यम से, ठीक है। और बेसिन यानी कि जो नदी का किनारा होता है, ठीक है, कोई भी नदी है तो जहाँ से मान लो ये बीच में रिवर बह रही है, ठीक है, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है। अब यहाँ से लेकर के जहाँ से रिवर्स की शुरुआत हुई है यहाँ तक, ये पूरा उसका बेसिन कहलाएगा। रिवर जहाँ मैक्सिमम जहाँ तक पानी उसका चला जाता हो बाढ़ आने पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिन या द्रोड़ी। तो जो रिवर बेसिन होगी इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, बांगर और खादर। जहाँ पर रिवर मेन बह रही होती है उसमें क्या बनता है, मान लो बीच में रिवर बह रही है ऐसे, जैसे इसके रेफरेंस में ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा आपको बेहतर समझाने के लिए। यहाँ से नदी, मान लो कोई भी नदी पकड़ लेते हैं हम, यहाँ से नदी ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसी आएगी रिवर, पहाड़ से नीचे आएगी। अब जहाँ स्लोप होगा वहाँ पर जाएगी। हमने पढ़ा है कि इंडिया का नेचुरल स्लोप किधर है, ईस्ट में, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ पर रिवर जा रही है। अब जब रिवर अपने कोर्स के अंदर बह रही होगी तो जो उसका रिवर का कोर्स है इसके नियरेस्ट में जो बनेगा वो बनेगा खादर। यहाँ पर क्या बनेगा, खादर, और इसके आउटर में जो बनेगा वो बनेगा बांगर। अब ये है क्या खादर बांगर, ये मैंने पहले बताया हुआ है, बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो खादर जो नई मिट्टी है, पानी अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेकर के आ रहा होता है, तो जब मान लो थोड़ी सी बाढ़ आ गई नदी के अंदर, तो नॉर्मल जहाँ पर रिवर बह रही थी वो उससे बाहर बहने लग जाएगी। जब पानी कम होगा तो वापस नॉर्मल कोर्स में आ जाएगी वो। लेकिन जब वो बाहर गई थी तो वहाँ पर जो सेडिमेंट गया था वो वहीं पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इसीलिए आपको रिवर के दोनों किनारों पर कई बार 500-500 मीटर तक, 1-1 किलोमीटर तक क्या मिलती है, रेत। वो कहाँ से आई है रेत, उसी नदी ने बिछाया है, ठीक है। तो वैसे न्यू सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। नई मिट्टी जो हर साल वहाँ पर बिसती रहती है उसे बोलते हैं खादर। ओल्ड सॉइल यानी कि जहाँ पर नदी बह रही है उससे कई किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर पहले कभी नदी बहती थी या जब उसका कोर्स ज़्यादा हुआ करता था या जब उसने रास्ता बदला होगा, तो जो पुरानी ऐसी मिट्टी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बांगर, ठीक है। नई मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होगी क्योंकि हर साल नई इसके अंदर मिनरल्स आ रही हैं, ये कम फर्टाइल होगी कंपैरेटिवली, वैसे दोनों बहुत फर्टाइल होती हैं, ठीक है। चलो ये चाहो तो बना लो, अच्छा रहेगा। ऐसी जैसे मैंने बनाया ऐसी बना लो, ऊपर माउंटेन बनाओ, नदी गिराओ और 4 रीजन बना दो, बांगर खादर, बांगर खादर बीच में और ऊपर भाबर और तराई। एनसीईआरटी दो।
यहाँ लिख लीजिएगा खादर बांगर। ये जो रेड वाला नई सॉइल है ये हो गया खादर, ओल्ड सॉइल है ये हो गया बांगर। तो ब्रैकेट में लिख देना न्यू सॉइल और ओल्ड सॉइल। खादर के ब्रैकेट में न्यू सॉइल, बांगर के ब्रैकेट में ओल्ड सॉइल। हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर भी यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ये जो मैदान है पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो हिमालय कितना लंबा था, 2500 किलोमीटर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो हिमालय तो केवल नॉर्थ में है, ये उसके साउथ में फैला हुआ है, तो ज़्यादा इलाके में फैला हुआ है। दूसरा जो निक्षेप है यानी कि डिपोजिशन हुआ है एलुवियल का, वो लगभग 2000 मीटर तक, यानी कि जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं ये 1000 से 2000 मीटर तक की ज़मीन जो है वो इन नदियों ने लाके बनाई है इस मिट्टी को। तीसरा, यहाँ पर जो डिवीजन किए हैं इन्होंने 3 डिवीजन किए हैं, भाबर, तराई और एलुवियल प्लेन। तो खादर बांगर को इन्होंने एक कैटेगरी, ये एलुवियल प्लेन है बेसिकली, दोनों ही क्या है जलोढ़ मैदान है, एलुवियल प्लेन है, उसके 2 डिवीजन है, तो कन्फ्यूजन आना नहीं है यहाँ पर। फिर आगे इसका डिटेलिंग दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, वेजिटेशन तो होगा वहाँ पर, लेकिन वो यूजफुल बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पर इसलिए। हालांकि हम मनुष्य हैं, सब ने वहाँ पर इतनी आबादी बसा ली है अब, और चावल की खेती करनी शुरू कर दी क्योंकि पानी खूब हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, ऐसा। चलिए अब फोकस कर लीजिए इधर एक बार। ये फुटहिल्स का रीजन है यहाँ पर, ठीक है, एलुवियल फैन डेवलप हुए हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अगर कोई एक कॉमन सी बात पूछे, ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, ये सारे डिपोजिशनल स्ट्रक्चर हैं, है ना। डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण के कारण बने हैं, सेडिमेंट्स के जमाव के कारण बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में जो भाबर रीजन है यहाँ पर क्या हुआ है कि बोल्डर्स, बोल्डर मतलब होते हैं बड़े पत्थर, ठीक है, उनका जमाव यहाँ पर होगा, तो नदी जो है वो क्या हो जाएगी, उसमें गायब हो जाएगी। लिखा है ना हाई पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी, कि नदी उसके अंदर चली जाएगी, उन पहाड़ों के बीच से बहना शुरू करेगी, ठीक है। रिवर्स डिसअपियर, नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, पॉसिबल ही नहीं है, चलना संभव नहीं होता, कल्टीवेशन कहाँ से करेंगे, ठीक है। इसके बाद तराई रीजन आता है। अभी देख पा रहे हैं आप, ये फोटो है नेपाल के तराई की, नेपाल या बिहार के तराई क्षेत्र की फोटो है, ठीक है। तो लगातार यहाँ पर नदी एक झटके में ऊपर आती है, कई किलोमीटर में फैल जाती है, दोबारा अपीयर हो गई। ड्रेनेज बैड है क्योंकि एक साथ ही उसमें बहुत सारा सेडिमेंट हो जाएगा, तो बह नहीं पाएगी आराम से। स्वयं मार्शी, दलदली, कीचड़, ये सारा। यहाँ पर जंगल कौन से पेड़ दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, ये साल के वन है, साल फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका अपना यूज होता है, लेकिन लिमिटेशन है। सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, बंगाल और बिहार का तराई रीजन फेमस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन बिहार। आपने पीछे सुना होगा नेपाल के अंदर भी एक इशू होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक माउंटेनियस पॉपुलेशन, एक तराई पॉपुलेशन, यानी कि जो पहाड़ों में रहते हैं वो आबादी, और दूसरी जो तराई में रहते हैं। तो बोलो बोलो कहाँ पे, हाँ प्लेन्स, प्लेन मतलब प्लेन तो है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है, ऐसा प्लेन है वहाँ पर, ठीक है। तो तराई पॉपुलेशन जो होती है नॉर्मली कंपेरेटिवली वो गरीब है, क्योंकि तभी वहाँ पर रह रही है, वो उसका संभव नहीं है वहाँ पर रहना माउंटेन में, ठीक है। तो उनके वोट का झगड़ा भी चलता रहता है वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा वोट डालने कौन जाता है, गरीब, ठीक है। वोटिंग 90% लोग कौन कर रहे होते हैं, जो मिडिल एज के लोग हैं या गरीब हैं। ये गलत है, हालांकि ये गलत है, ठीक है, लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, अरे इलेक्शन है, छुट्टी है 2 दिन की, चलो बाहर, उन्हें मतलब ही नहीं है वोटिंग से। हालांकि अब धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है, ट्रेंड बढ़ गया है सेल्फी लेने का, वो ऐसे दिखा करके, ठीक है। लेकिन अभी भी सच्चाई यही है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जो मध्यम वर्गीय पॉपुलेशन है, उसका वोट, मध्यम और गरीब वो वोट ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर झगड़ा वहाँ भी चलता है, नेपाल के अंदर भी है। तीसरा रीजन कौन सा आ गया, बांगर रीजन, यानी कि ओल्ड फ्लड प्लेन्स। अब वहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँचता है, पर कभी आता था, कभी फर्टाइल हुआ करती थी,
तो अगर वहाँ पर इरिगेशन मिल जाए तो उसको बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर हमको खूब ऐसे रीजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखेंगे तो अब कुछ कुछ जगहों पर ऐसे लैंड भी डेवलप हो गए हैं, यानी कभी यहाँ पर नदी का पानी आता था, अब गायब हो गया, तो नदी के बीच का इलाका है सारा, ये देख रहे हैं आप लोग, है ना, अब यहाँ पर नहीं है। अब एक शब्द है यहाँ पर कांकर या कंकड़ भी कहते हैं, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली चूना पत्थर का जो चट्टाने हैं वहाँ पर, क्योंकि नदी था उसमें कैल्शियम होता है बड़ी मात्रा के अंदर, पहाड़ों से आ रही थी नदी, अब जो बची हुई रह गई हैं वो ये छोटी छोटी चट्टाने हैं ऐसी। और सबसे लास्ट होता है खादर, यानी कि जहाँ पर नदी अभी बह रही है उसके बाहर का कुछ किलोमीटर का इलाका, उसे हम खादर कहते हैं। ये बीच में नदी बहती दिख रही है आपको, ऊपर से ऐसे आ रही है, ठीक है ना, और यहीं पर दाएं बाएं जंगल डेवलप हुए हैं, प्लेन्स डेवलप हुए हैं। अब ये बहुत ज़्यादा उपयोगी, जहाँ जहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा इधर यमुना में देखता हूँ मैं तो दिल्ली के अंदर, कि यमुना जो नदी है एकदम नदी के साथ में खेती हो रही है, उन्हें कुछ नहीं करना है, वहाँ नमी है, वहाँ उपजाऊ, खाली जाके बीज डालना है, बस बीज डालना है, उसकी संभाल करनी है, बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत कम इलाके में बहुत अच्छा उपजाऊपन उसका होगा। ठीक है, सब जगह ऐसा होता है। इनके कुछ लोकल नेम्स चलते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर ये स्थानीय नाम है, ये लिख लो कहीं नोट करके, लोकल नेम्स ऑफ खादर, खादर के स्थानीय नाम। आप में से कोई नाम सुना है इसमें से किसी ने? भिल, ठीक है। तो पंजाब में इसको कहते हैं ध्यास, यूपी में कहते हैं खल या खोल, दोनों शब्द चलता है। अब सब जगह नहीं चलता होगा, अलग अलग जगह चलता होगा, बहुत बड़ा यूपी है। बंगाल में कहते हैं भिल, बिहार में कहते हैं ताल। आप में से कभी किसी ने किसी भी नदी के बड़े रूप को देखा है? नदी कई किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, ऐसा रूप देखा है? हाँ, कौन सी नदी का? थोड़ा जोर से बोलो बेटा। हाँ हाँ, उसको देखा है, ठीक है। कहाँ, नदी का नाम बताओ, कहाँ पे देखा है? देखो यूपी बहुत बड़ा है, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे गाजियाबाद से शुरू हो जाता है, ठीक है, और 2 दिन चलते रहो बिहार तक चलता है यूपी, इतना बड़ा यूपी है, तो हल्के मत लीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसलिए यूपी के अंदर बताइए कहाँ देखा है, ठीक है। छपरा बिहार हो गया, हाँ हाँ, फर्रुखाबाद सुना है मैंने, नाम नहीं है उसका। हाँ हाँ, तो जो बड़ी नदियाँ हैं उनके इतनी चौड़ी होती हैं, उसको क्रॉस करने के लिए आपको रिवर्स करने, जहाज यानी कि पानी के जहाज होते हैं, बोट या शिप तो बड़ी चीज़ होगी, बोट लेना पड़ता है। और कई बार एक नदी को क्रॉस करने में घंटे लग जाते हैं, कई के घंटे। इतनी चौड़ी नदियाँ हो सकती हैं, यहाँ देख करके आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। ये एरियल व्यू है, यानी कि बहुत ऊंचाई से लिया गया फोटो है, ठीक है। तो नदियाँ बहुत बहुत चौड़ी हो जाती हैं। अब आजकल टाइम में देख नहीं पाते हम लोग, वो अलग बात है, बिहार वालों ने खूब देखी हुई होंगी। थोड़ा सा इसी जो खादर बांगर है, इसको हमने यहाँ पर अलग से दिखाया हुआ है कि बीच में ये रिवर बह रही है, ये प्रेजेंट टाइम है रिवर का। इसके बाहर नियरेस्ट इलाका है, यहाँ पर न्यू फ्लड प्लेन बन रहा है, उसके बाहर फिर ओल्ड फ्लड प्लेन बन रहा है, उसके बाहर फिर नदी की दीवार शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर आकर नदी ऊँचे हो जाती है उसका बंद कहते हैं, बांध, बंद, अलग अलग शब्द चलते हैं, ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद हम डिविजन्स की बात करना शुरू करते हैं इन मैदानों को। तो नेक्स्ट लिख लीजिए इसके बाद, ये अगला सब हेडिंग दो, इंडस प्लेन। इंडस प्लेन, सिंधु का मैदान। देयर इज अ वर्ड पंजाब। What do you mean from पंजाब? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ऐसे एक शब्द होता है दोआब, मतलब
हाँ, दोआब का शब्द आपने इतिहास के अंदर भी सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसने यहाँ पर अलग अलग ऐसे आब डेवलप किए हैं, यानी कि पंजाब, दोआब ऐसा करके, ठीक है। तो वो लिखना है, लिखिए इसके अंतर्गत इंडस प्लेन में। पांचों नदियों के नाम लिख लो और यहाँ लिखना है आपको इंडस, सिंधु, उसके नीचे लिखना है झेलम, ऐसे करके, और फिर इसके बीच में यहाँ पर हम लिखेंगे उसके दोआब का नाम, ठीक है। तो ऐसे पांचों नदी का नाम लिखिए। पहले लिखिए इंडस, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चेनाब, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है। अब इनके बीच में लिखिए, इंडस और झेलम के बीच में लिखो सिंधु, सागर, दोआब। हिंदी अंग्रेजी दोनों में सेम नाम है, सिंधु, सागर, दोआब, DOAB। दोआब मीन्स द रीजन बिटवीन टू रिवर्स, DOAB। पंजाब लिखा होता है ना, ऐसे दोआब लिख दो। इंडस और झेलम के बीच में सिंधु, सागर, दोआब, ब्रैकेट में लिख लो पाकिस्तान, क्योंकि इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन पाकिस्तान में है। दूसरा लिखिए झेलम और चेनाब के बीच में, हाँ, छाज, CHAJ, छाज, दोआब, CHAJ, छाज, दोआब। अभी चिनाब और झेलम के शॉर्ट फॉर्म से बना है वहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो इंडिया एंड पाक, इसका एक्सटेंशन दोनों राज्यों में है, दोनों देशों में है, ठीक है। चिनाब और रावी के बीच में लिखिए, बिल्कुल ठीक, रेचना, दोआब, RECHNA, लोकल नेम से वहाँ के ये, रेचना, दोआब, ये भी इंडिया और पाक में है। देन रावी एंड ब्यास के बीच में बारी, दोआब, BARI, बारी। ये सब, ये केवल इंडिया में है, जो हमारा पंजाब का इलाका है, कुछ हिस्सा हरियाणा, हिमाचल का वहाँ पर। और सबसे लास्ट में लिख लो सतलुज और ब्यास के बीच में बिस्ट, दोआब, BIST, बिस्ट, दोआब, ये भी भारत में है। जिन लोगों का बेसिक सरनेम होता है वो यही है? नहीं, वो BISST होते हैं, बिस्ट, तो वो नॉर्मली आपको मिलेंगे उत्तराखंड में, ठीक है। हो सकता है कि ओरिजिन इससे हुआ हो, मतलब मुझे वो कनेक्शन नहीं पता है, ठीक है। पर इस रीजन में सारे बिस्ट होते हैं ऐसा भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। ठीक है, ठीक है पापियों, शांत। तो जो इंडस प्लेन है, इसको दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक कहलाता है राजस्थान प्लेन और एक कहलाता है पंजाब प्लेन। PN मतलब पंजाब है, ठीक है। बाकी दो की बात नहीं कर रहे अभी हम खाली इंडस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, क्योंकि गंगा और यमुना जो है, यमुना तो हरियाणा से और इसके आगे बहती है, और गंगा तो फिर सीधा कहाँ पर जाती है, यूपी के अंदर। तो गंगा यमुना का इम्पैक्ट पंजाब में, हिमाचल में, JNK में, राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। हरियाणा के अंदर भी केवल जो उसका ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर बह रही है यमुना, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब इसके बाद अगला बिंदु लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए। इंडस प्लेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सिंधु के मैदान को दो भागों में बांट सकते हैं, डैश, राजस्थान का मैदान, राजस्थान प्लेन, और दूसरा पंजाब का मैदान, पंजाब प्लेन।
राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान। अब राजस्थान का मैदान या राजस्थान प्लेन, ये सब हेडिंग दीजिए। राजस्थान प्लेन सब हेडिंग। पहला पॉइंट लिखो, सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली के पश्चिम में स्थित, अरावली के पश्चिम में स्थित दूसरा लिखिए, राजस्थान बांगर, राजस्थान बांगर डेवलप्ड बाय सेडिमेंट्स ऑफ इंडस, सिंधु के अवसादों से राजस्थान बांगर बना है। खादर बांगर मैंने बता दिया है क्या है आपको, सिंधु के मैदानों से राजस्थान बांगर बना है, अवसादों से राजस्थान बांगर बना है, विच इज फेमस फॉर इट्स सॉल्टी लेक्स, जो अपनी खारे पानी की झीलों या नमकीन झीलों के लिए प्रसिद्ध है, खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम्पल बताओ कोई एक दो। सांभर सबसे अच्छा लिख सकते हैं एग्जाम्पल, सांभर लेक। वो सांभर वो इडली डोसा वाला सांभर नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, स्पेलिंग तो वही है, बिल्कुल ठीक बात है। सांभर लेक। इसी में एक पॉइंट और लिखो, राजस्थान प्लेन में ही लूनी रिवर, लूनी रिवर ड्रेन्ड दिस रीजन, लूनी नदी इस क्षेत्र को जल देती है, वो छोटी नदी है वहां पर, इस क्षेत्र को जल देती है यानी कि बहती है यहां से। ड्रेन्ड दिस रीजन एंड मर्ज इनटू रन ऑफ कच्छ, इस क्षेत्र को जल देती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। कच्छ मर्ज इनटू रन ऑफ कच्छ, ये लिखा हुआ रन ऑफ कच्छ, सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, रन ऑफ कच्छ या कच्छ ऐसे बोलते हैं इसको, अलग अलग वर्ड। और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, यानी कि ये ओशन में जाकर के नहीं मिलती है रिवर, ठीक है। फुल स्टॉप, ये लिखना नहीं है, लगाना है, ठीक है। हाँ लिखिए, रोही ट्रैक्ट्स, रोही ट्रैक्ट्स बेसिकली इलाका है, जमीन का नाम है। रोही ट्रैक्ट्स डेवलप्ड इन राजस्थान बांगर, डेवलप्ड इन राजस्थान बांगर which is very fertile, and grasslands developed या फाउंड हेयर। हिंदी में लिख लो, रोही ट्रैक, हाँ ट्रैक एक उपजाऊ मृदा का क्षेत्र है, उपजाऊ मृदा का क्षेत्र है जिसमें घास के मैदान विकसित हुए हैं, घास के मैदान विकसित हुए हैं।
ठीक है। इसके बाद पूरा रेगिस्तान है ये, जिसको हम लोग द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट भी कह देते हैं, वो इलाका फैला हुआ है। वहाँ पर सैंड ड्यून्स वगैरह बनते हैं, उनको बरखान वगैरह कहते हैं, नाम हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। वहाँ पर एक लोकल नाम चलता है सैंड ड्यून्स के लिए, बालू के टीलों के लिए, क्या है ये? हाँ, किसने सुना है नाम पहले? हाँ, नहीं सुना होगा, लोकल वहाँ का नाम है, आप लोग हो ही नहीं वहाँ से, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिए, नोट करके लिख लो, सैंड ड्यून्स लोकल नेम, बालू के टीलों का स्थानीय नाम, ध्रियांस या ध्रयान ऐसा बोल देते हैं वो लोग। अब वो बोलने का तरीका होता है, धरयान ध्रयान, अपना अपना सबका। लोकल नेम ऑफ सैंड ड्यून्स, वो ध्रयान है। अब ये इलाका चूंकि यहाँ पर पानी बहुत कम था तो सूखा क्षेत्र था, लेकिन बाद में यहाँ पर सरकार ने इंदिरा गांधी कैनाल निकाली, इंदिरा गांधी नहर निकाली, उसके माध्यम से अब इस पूरे इलाके में भी गेहूं की खेती होने लग गई है, ठीक है। यहाँ पर श्री गंगानगर का इलाका पड़ता है, शायद ऊपर दे रखा है क्या, ये जो ये लाइन दिख रही है ना, हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर खेती गेहूं की भी होने लग गई है। यहाँ पर एक वो भी बना रहे हैं ग्रीन वॉल, क्या? ग्रीन वॉल जैसे अफ्रीका। हाँ, ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो डेजर्ट है वो एक्सटेंड कर रहा है, ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो डेजर्ट के उसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण। ये पूरे दुनिया की समस्या है, दुनिया में जो डेजर्ट है वो खुद से बाहर की तरफ फैल रही है, क्योंकि डेजर्ट के साथ की मिट्टी लगातार क्या होती है, ड्राई होती चली जाती है। अगर हमने नहीं रोका तो जयपुर जो है ना, अभी तो ठीक ठाक इलाका है, लेकिन जयपुर भी अगले कुछ दशकों के अंदर क्या बन जाएगा, डेजर्ट। तो उस सबसे बचाव के लिए क्या बनाया जा रहा है, ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है। ग्रीन वॉल मतलब हरी दीवार खड़ी की जा रही है, हरी ईंटों की। हाँ, ग्रीन मतलब वहाँ पे लगातार पेड़ लगा रहे हैं ताकि जो मिट्टी है उसकी पकड़ मजबूत हो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके फिर वहाँ पे जो सॉइल कन्वर्ट हो जाती है सैंड में, वो नहीं बदलेगी, इसलिए ग्रीन वॉल, ठीक है। ग्रीन वॉल, ग्रीन मफलर, ऐसे शब्द सुनेंगे आप लोग, तो उसका मतलब मफलर नहीं होता, ग्रीन मफलर एक चीज़ होती है ना। हाँ, क्या होता है ग्रीन मफलर, सुना है? हरे रंग का होता होगा, ठीक है। तो हाँ, सड़कों के किनारे जो हरे हरे पेड़ लगते हैं उसे हम कहते हैं ग्रीन मफलर, ठीक है। हाँ, तो ये वर्ड ऐसे चलते हैं, तो समझ जाना ग्रीन मतलब उसका जो नाम है उससे संबंध कोई नहीं होगा, ठीक है। वॉल मतलब वॉल नहीं होगी, ठीक है। मफलर मतलब मफलर नहीं होगा। चलो दूसरा लिखिए, पंजाब प्लेन्स। हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पढ़ रहे हैं, उसके 3 भाग किए हमने, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। इंडस के 2 डिवीजन किए थे हमने, राजस्थान और पंजाब। लिखिए, डेवलप्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ सतलज, ब्यास एंड रावी। हिंदी में लिख लो, सतलज, ब्यास और रावी के अवसादों से निर्मित, कई बार इसके लिए हरियाणा प्लेन भी लिखा मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लो, वेरी फर्टाइल प्लेन विथ सम लिमिटेशंस। हिंदी में लिखिए, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र लेकिन कुछ सीमाएं, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र लेकिन कुछ सीमाएं, डैश। यानी कि उपजाऊ तो है लेकिन कुछ समस्याएं हैं वहाँ पर, जैसे वहाँ पर पानी उतना अवेलेबल नहीं है। अब बोलो कि पंजाब में कैसा हो सकता है ऐसा, तो प्लेन तो बन गया है पर रिवर्स अपना रास्ता बदलती रहती हैं, तो उसके लिए वहाँ पर पूरा कैनाल सिस्टम डेवलप किया गया है, ठीक है। जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो तो उसका एक पार्ट है, लेकिन इस पूरे रीजन के अंदर यहाँ पर लगातार डैम्स और चेक डैम्स बनाए गए हैं। भाखड़ा नांगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। ये 2 अलग अलग गाँव हैं, एक है भाखड़ा और एक है नांगल, उसके बीच में बांध बना हुआ है। तो उसके बाद लगातार इस क्षेत्र को पानी मिलना शुरू हुआ
और फिर डेवलप हो गया ये। तो सीमाएं क्या क्या है, ABC, या ए पहले देखिए, शुष्कता, एरिडिटी, हाँ एरिडिटी, और ब्रैकेट में लिख लो सॉल्यूशन, समाधान, डैम्स एंड कैनाल्स, समाधान बांध एवं नहरें, यानी कि इरिगेशन की प्रॉब्लम से उसको दूर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा लिखिए खारेपन की समस्या, सैलिनेशन, अब बोलोगे यहाँ पर कहाँ से आगे सैलिनिटी, कहाँ से आएगी सैलिनिटी, यहाँ पर रिवर से। रिवर में क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं वहाँ पर क्या होता है, पानी फैला होगा, पानी का एवेपोरेशन होता रहेगा, पर जो मिनरल्स है वो लगातार उस मिट्टी के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। आज से 10 साल पहले तक हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक अचीवमेंट मानते थे, है ना, कि उससे देश की तरक्की हुई है, लेकिन अब हम उसको ब्लंडर मानते हैं कि उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमने देश को गर्त में ढकेल दिया है, ठीक है, क्योंकि उसके जो मिस इम्पैक्ट थे वो अब पता लग रहे हैं। पूरा पंजाब खत्म हो गया उसके कारण, है ना, वहाँ की ज़मीनें जो हैं एकदम बंजर होती जा रही हैं। वहाँ इतना ज़्यादा उन्होंने यूज किया पेस्टिसाइड्स, अलग अलग फर्टिलाइजर्स। एक प्रॉपर ट्रेन चलती है कैंसर ट्रेन, राजस्थान में जाती है पंजाब से। वो पंजाब में कई इलाके जहाँ पर लगभग हर आदमी को कैंसर है। क्यों? उन्होंने पिछले 40 सालों से 30 सालों से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से बना हुआ अनाज खाया है। अब वो उनकी DNA के अंदर आ गया, उनकी बॉडी के अंदर वो आ गया हमेशा के लिए, ठीक है। तो बड़ी समस्या वहाँ पर ये हो गई है। ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन की देन थी, यानी कि तब हमने ब्लंडर किया था, तब दुनिया में वही चला था, हमने भी वो चला दिया था, पर अब उसके नुकसान पता लग रहे हैं, ठीक है। तो ये चलिए, ये हो गया हमारा कौन सा प्लेन, इंडस प्लेन हो गया, ठीक है। हाँ हाँ पी लो। ठीक है, ये पूरा इलाका जो हो गया ये इंडस प्लेन हो गया। पहला वाला हो गया पंजाब प्लेन, दूसरा वाला हो गया राजस्थान, या वेस्ट टू ईस्ट, ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। पंजाब को पंजाब हरियाणा प्लेन भी कहते हैं। ये पूरा इलाका एक ही है, कभी एक ही राज्य भी हुआ करता था, बाद में भाषा का झगड़ा हुआ यहाँ पर, तब जाकर के अलग बनाया गया था। हिंदी भाषी राज्य बन गया हरियाणा और पंजाबी भाषी राज्य बन गया पंजाब। ये आपने बेसिक पढ़ा हुआ होगा पॉलिटिकल साइंस की किताब में, अगर पढ़ी होगी तो 11th-12th की। जो आपने नहीं पढ़ी, आपके चेहरे बता रहे हैं, उसको पढ़िए, बहुत ज़रूरी बुक है वो। 2 किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी किताबें हैं। केवल पॉलिटिकल साइंस के लिए ज़रूरी नहीं है वो आपको ज्योग्राफी में काम आएंगी, वो आपको हिस्ट्री में काम आएंगी, वो आपको IR में काम आएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो पढ़ना है सबको। चलो बस थोड़ा सा और करके फिर ख़त्म करेंगे। अगला हेडिंग दीजिए गंगा का मैदान, गंगेटिक प्लेन। फैक्ट्स ज़्यादा हो रहे होंगे मुझे पता है, पर झेलना पड़ेगा आपको। इसमें एक मिनट नोट करके एक चीज़ लिख लो उससे पहले। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, सिंधु जल समझौता 1960। हालांकि टॉपिक यहाँ का नहीं है, वो IR का टॉपिक है, पर आप कनेक्ट कर पाओ इसलिए बता दे रहा हूँ। सिंधु जल समझौता 1960, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ठीक है, जब बंटवारा हुआ था हमारा 1947 में, सब कुछ बांटा गया था। एक चम्मच का बंटवारा, मैंने पहले भी कहा है बहुत बार, सब कुछ बांटा गया था। गाड़ी, घर, दफ्तर, जीप, घोड़े सब बटे थे, लेकिन पानी नहीं बांट पाए थे, क्योंकि पानी तो है नहीं उठा करके दे दो, ठीक है। अब नदियाँ निकल रही हैं तिब्बत से, इंडिया से पास होकर के जा रही हैं पाकिस्तान में, तो झगड़ा चलता रहा। बाद में वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों को बैठा करके मीडिएशन किया, मध्यस्थता की, और एक ट्रीटी पर दोनों देशों ने साइन किया। उसी ट्रीटी का नाम है क्या? हाँ, मीडिएटर कौन था इसके अंदर? लिख लो, मध्यस्थ, मीडिएटर वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक मध्यस्थ था इसमें, ठीक है। ट्रीटी क्या थी एक्चुअल में, बेसिक बता दे रहा हूं मैं, बाकी बाद में पढ़िएगा आप लोग। कुल कितनी नदियां यहाँ पर? 6 नदियां हैं, वैसे बड़ी नदियां 5 है, एक सहायक नदी है, ठीक है। तो जो ऊपर की 3 नदियां थी, ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी हो गई?
हाँ, इंडस, झेलम प्लस चेनाब, ठीक है। इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी इंडिया यूज करेगा, ठीक है। नीचे की 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? अच्छा, इसका 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 80% पानी इंडिया। ये समझौता है, भारत इसको लगातार फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके लिए बाकायदा इंडस वाटर कमीशन बना हुआ है, सिंधु जल आयोग बना है जिसमें दोनों देशों के मेंबर हैं। हर साल प्रॉपर इसकी मीटिंग होती है, रिपोर्ट पेश की जाती है, कितना पानी हमने आपको दिया, आपने कितना यूज किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, भारत एक अच्छा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए कभी उसने मिसयूज नहीं किया इसका। वरना हम केवल पानी रोक करके भी पाकिस्तान को मार सकते हैं सूखे से, और पानी छोड़ करके उसको मार सकते हैं बाढ़ से। ठीक है, लेकिन कभी हमने ऐसा किया नहीं है। ठीक है, अभी भी जब कई बार इन रिवर्स पे कोई डैम बनता है तो खूब झगड़ा होता है। किशन गंगा प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऐसे और कोई कि इंडिया बनाता है बांध तो झगड़ा करते हैं। क्यों झगड़ा करते हैं? आप बांध बना के पानी रोक दोगे, है ना। हम कहते हैं हमारी जिम्मेदारी, कैसे देंगे, हमारी मर्जी है, पर बांध तो हम बनाएंगे। पीछे बयान तो यहाँ तक आ गया था, एक पाकिस्तानी मंत्री ने कह दिया था कि ये पानी हमारे काम का नहीं, कि इसमें से बिजली तो निकाल ली है भारत वालों ने। मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने बिजली निकाल ली पानी से, इलेक्ट्रिसिटी जो थी पानी में वो तो निकाल ली है, अब ये पानी किस काम का, ये हमारे लिए बेकार है। ठीक है तो अब कॉमन सेंस होती है। भारत में पता नहीं किसने एक बार कहा था कि पानी से बिजली तो निकाल लिया, पीने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन? कल हम शुरू करें गंगा का प्लेन, सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा का प्लेन। ठीक है, आज टाइम हो गया है। अभी क्लास है आपकी? नहीं है? पक्का है? कितने बजे से है? ठीक है, वरना फिर मैं कंटिन्यू कर लेता। फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना है, एक एक लाइन उसकी पढ़नी है। एनसीईआरटी बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, पर हर लाइन बहुत काम की लिखी हुई है।
वो तो सबसे बेटर करती है उसे पूछा बाकी स्नैप वालों बस नचले तो कचरे में से उठा के रोटी का डिब्बा कोई वीडियो मैंने देखी कचरे में से निकाल के रोटी का डिब्बा स्नैप ऐसे लगा दिया और डाल दी मेरे नोट ऊपर नीचे हो गए कल तो क्लास में चल मेरा नोट सारे ऊपर नीचे हो गए मेरे को सारे इसी दे दो मतलब मेरे जो वो है ना ह्यूमन वाला सेक्शन था वो पूरा अलग है और मेन में जो दिसंबर से स्टार्ट हुआ दिसंबर के बाद ये पानी करो ना दोनों सीधा करो पानी करो ताकि जैसे वीडियो में पड़ जाता है गरम पानी लेकर किया है अरे यार लच्छेबाजी करके नाले का पानी हो गया ये बात तो लग रहा है किसी ने नहीं साल को चलता साल के निकल रहा है मूंगफली खा के मेरी टेबल पे रखो मूंगफली अच्छा वो ये वाले सीधे नाम लेते हैं